इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो दो तरह के काम करते हैं। एक जो उनको पसंद है, एक वो और जो उनको करना पड़ता है अपने जीवन यापन के लिए। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो दोनों काम को एक साथ लेके चल सकें, अपना पैशन भी लेके चल सकें और अपना जो जीवन यापन के लिए है, जो जिससे वो कमाई करें, उसको घर चला सकें, वो भी कर सकें। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। पर आज एक शख्स हमारे साथ ऐसे हैं जो अपना पैशन लेके चल रहे हैं और अपना प्रोफेशन साथ में। मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर आशु विनय का। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है बतकही। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मेरा ये सवाल होगा आपसे कि क्या कहूं मैं आपको, वकील कहूं कि कवि कहूं? देखिए, इंसान प्रमुख है उसमें, बस एक है नागरिक के तौर पे आप कह सकते हैं मुझे। बाकी ये रूप बदलते रहते हैं, भूमिकाएं बदलती रहती हैं जी। कभी हम अधिवक्ता के रूप में होते हैं, कभी हम कवि के रूप में होते हैं। कवि ऐसे शाश्वत है, अधिवक्ता तो जब तक व्यवसाय का अधिवक्ता का कर रहा है, पेशा कर रहा है, तब तक अधिवक्ता है। लेकिन कवि शाश्वत है और ये वो भी लेकिन कब प्राकट्य कवि का प्रादुर्भाव होगा ये भी इंसान की सोच से परे है। जी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा शुरुआत से कि ये आपने जो कविता है, सबसे पहले मुझे जो मैंने आपकी रिसर्च करी है, जो मैंने आपके बारे में जानना चाहा है, ये सबसे पहले आपने शायद कविता से शुरुआत करी थी। जी। तो ये कब से शुरुआत करी थी? क्या मतलब कैसे प्रेरणा मिली कि मुझे कविता ही लिखनी है? वस्तुतः राहुल जी, ये सन 1984 की बात है, शायद आपका जन्म हो गया हो उस समय। 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी का निधन होता है या उनकी हत्या की जाती है, असैसिनेशन होता है। तो वो ऐसी एक घटना थी। इंदिरा गांधी जी इतनी एक सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में थी और लौह महिला के रूप में जिनकी ख्याति है और जिनकी विश्व के नेताओं में जिनकी अपनी एक प्रतिष्ठा रही है, श्रीमती गांधी की, और वैसे ही उनको देश में भी चाहने वाले लोग रहे हैं जी। तो उस समय का जब उनके निधन का समाचार हुआ तो पूरा देश उद्वेलित हो गया था। और वो उद्वेलन इतना तीक्ष्ण उद्वेलन था कि एक आपातकालीन जैसी पूरे देश में स्थिति बन गई थी। तो मेरा भी मन उद्वेलित हो गया, मेरा कवि हृदय में समझता हूँ समय जागृत हो गया। तो प्रथम कविता मैंने वही ऐसी लिखा था, ऐसे यूं सहसा पंक्तियां फूट पड़ी थी कि अस्त हो गया राष्ट्र गगन का तारा जब से, मानवता विद्रोह कर उठी जन गण मन से, जन जन की इंदिरा सो गई, विश्व शांति के बीज बो गई, और जो रक्षक थे भक्षक निकले मात्र विदेशी गठबंधन से। अस्त हो गया राष्ट्र गगन का तारा जब से, और बिलखती है मनुष्यता याद करके उन क्षणों को, एक युग था सो गया जो जागते रहते सपन से। अस्त हो गया राष्ट्र गगन का तारा जब से, मानवता विद्रोह कर उठी जन गण से। तो ये प्रारंभ वहां से होता है और फिर प्रोत्साहन भी मिलता है। अगला मेरा सवाल यही था कि आपके जो आसपास के लोग थे, जानने वाले या आपके परिवार के, कोई ऐसा था जो आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करता था, आपका उत्साहवर्धन करता था कि हाँ नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप इसको कंटिन्यू रखें? देखिए, सबसे पहली चीज तो मेरे अंदर इतनी रुचि साहित्य के प्रति प्रबल थी कि यदि नकारात्मक भी कहीं मुझे लगता था कि नहीं उतना उसको कोई सराह रहा या अप्रिशिएट कर रहा, तो भी मुझे और जैसे कुछ और ज्यादा और करने की भी इच्छा उत्पन्न होती थी कि नहीं और मुझे और अच्छा करना और अच्छा लिखना है। और दूसरे प्रोत्साहित करने वाले भी लोग आसपास थे। जब मैंने सहसा पंक्तियां फूटी लिखी तो मैंने अपनी ये प्रथम कविता अपनी मामी श्रीमती किरण वाजपेयी को दिखाया। वो उस समय पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अभी भी हैं, और कविता के प्रति, साहित्य के प्रति उनकी भी अभिरुचि है। तो मैंने दिखाया तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया और कहा मामा ने भी कुछ प्रारंभ में कविताएं लिखी हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि मामा को दिखाओ कविताएं। जी। तो मैंने मामा को दिखाई। तो उस पर पहले ये जो कविता हमने आपको सुनाई थोड़ा परिमार्जन के साथ है, तो प्रारंभिक कुछ पंक्तियां कुछ थोड़ा सा इसी मिलते जुलते भिन्न थी, परिमार्जन हुआ। तो मामा ने कहा कि नहीं बहुत अच्छा है, लेकिन उन्होंने मतलब कुछ उसमें और संशोधन करके कुछ अपना भी लिख के दिखाया यहाँ। तो मुझे और अच्छा लगा कि नहीं अभी और हम अच्छा लिख सकते हैं और सुधार कर सकते हैं। और फिर इस कविता का तो प्रकाशन भी मेरे एक संबंधी थे, उन्हीं के माध्यम से
उस समय तत्कालीन समाचार पत्र यहाँ उन्नाव में एक निकलता था, दैनिक अवध एक्सप्रेस, तो उसमें इसकी प्रकाशित भी हुई। अपनी रचना को डायरी में स्वयं लिख के देखो, और यदि उसको कोई प्रकाशित कहीं कर देता है, किसी अखबार में देखो या किसी पुस्तिका में देखिए आप, तो एक अतिरिक्त प्रसन्नता, एक अद्भुत टाइप का आनंद मिलता है, अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती। मुझे अच्छा लगा, तो वहीं से धीरे 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 चला गया, प्रारंभ होती गई यात्रा। मुझे ऐसा पता चला है कि आपके आदरणीय पिताजी बड़ा चिंता में होते थे कि भाई लड़का जो है पढ़ाई में कहीं उसका ध्यान ना भटक जाए इस कविता लिखने के चक्कर में, तो ये कहाँ तक बात सत्य है? नहीं, वो है वस्तुतः पिताजी ने हम लोगों की पढ़ाई में, हम लोगों को प्रारंभ में प्राथमिक शिक्षा के दौर में ट्यूटर आता था, ट्यूटर पढ़ाते थे नियमित रूप से, और हम लोग पढ़ते थे। और बहुत ज्यादा पिताजी हम लोगों को बिठा के पढ़ाना वढ़ाना ये कभी ऐसा इस तरह का नहीं किए जी। लेकिन अब ये उनकी एक स्वाभाविक हो सकता था कि भाई वो कविता के प्रति उनका कोई विशेष लगाव या विशेष अभिरुचि उनके हृदय में नहीं थी, कविता के प्रति कोई ऐसा उनका विशेष आकर्षण नहीं था, तो वो उनको लगता था। लेकिन कोई, अब वो ऐसे भले कभी कह दें, लेकिन हम लोग अपनी धुन में लिखते रहते थे, तो कोई ऐसा वो विशेष नहीं आया कि उन्होंने नहीं प्रोत्साहित किया और न ही विशेष अवरोध भी उत्पन्न किया, ये कह सकते हैं आप। तो फिर जर्नी आपकी आगे बढ़ी। जी जी। आपने पढ़ाई पूरी करी जी। पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर आप ग्रेजुएशन में गए। जी। मुझे पता चला कि आप सोशल जो है बहुत हुआ करते थे अपने टाइम पे। हाँ, ये कुछ रहा है। मुझे समाज में लोगों से बातचीत करना, उनके साथ बैठना उठना, ये मुझे कुछ प्रारंभ से भी अच्छा लगता था कि लोगों के बीच में बैठना, लोगों से बात करना। ये नहीं एकांतवासी अपना बन के पुस्तकों के साथ केवल रहना, ऐसा नहीं। मैं लोगों के साथ भी रहना जाना। हम प्रारंभ में हम लोग गाँव में जब जाते थे, जब जहाँ अपनी हमारी स्कूलिंग उन्नाव में भी हो रही थी, तो जब उसमें ग्रीष्म अवकाश में जब गाँव जाते थे, तो हम लोग ये होता था कि बालेश्वरी देवी का मंदिर है, अति प्राचीन मंदिर है, तो हम लोग शाम को कुछ लोग 2-4 मित्र इकट्ठे होके बालेश्वरी देवी के मंदिर जाते थे। फिर उसमें वार्तालाप होता था, कुछ लोग कविताएं कंठस्थ की हुई दूसरे की कविताओं को सुनाते थे। उस समय रामलीला वगैरह का मंचन भी बहुत बच्चे गाँव में करते थे, हम लोग भी रामलीला का मंचन में शरीक होते थे। और कहीं कुछ परशुराम की कविता, कहीं श्री रामचंद्र जी की लक्ष्मण संवाद, परशुराम संवाद, इस तरीके का मतलब ये आपस में हुआ करता था। इसी में मैं जोड़ना चाहूंगा कि आप का एक अंदर से मन भी होता था और रुचि भी आती थी कि हेल्प आप बहुत करते थे लोगों की, किसी भी वे में जाके हेल्प करना है अगर आपके पास कोई आ गया। ये तो मुझे आज भी मुझे लगता है कोई अगर आया है तो जो अगर हम उसको कुछ कर सकते हैं तो आया है। बल्कि कभी एक आध बार ऐसा हुआ कि हमसे घर में ही किसी ने कहा कि अरे भाई आप ज्यादातर तो समय लोगों को फोन करने में या उनकी मदद करने में, इसमें करने में बिता देते हैं। तो मैंने कहा कि देखिए ये समझिए, ये भी बड़ी कृपा है ईश्वर की कि कम से कम हमको नहीं जाना पड़ा सहयोग लेने के लिए। अगर कोई सहयोग लेने के लिए हमारे पास आया है तो ये तो ईश्वर की बड़ी कृपा है कि हम मान लो सक्षम है उसको कर सकते हैं उसका सहयोग। अगर हमारे फोन करने से, हमारे कुछ समय देने से या किसी वार्ता करने से कहीं से उसका किसी प्रकार से काम बन जाता है, तो ये तो हमारे लिए सौभाग्य समझना चाहिए। इसको हमें ये एक बोझ के रूप में नहीं लेना चाहिए। तो आज भी मैं ऐसा करता हूँ। चुनाव प्रचार भी करते थे आप? चुनाव प्रचार का दौर वो बचपन था, बालपन था उस समय। मैं समझता हूँ कि जब से मैंने ये संभाला है तब से मैंने चुनाव प्रचार वगैरह किसी से नहीं, मैं स्वतंत्र रहता हूँ। किसी पार्टी विशेष से मैं संबद्ध अपने को नहीं करता हूँ, मैं व्यक्ति से संबद्ध करता हूँ। कमला शंकर अवस्थी जी का प्रचार किया था। ये आप कहाँ से रहस्य निकाल रहे हैं? लेकिन ये आप सच कह रहे हैं कि कमला शंकर अवस्थी जी अधिवक्ता थे पेशे से और हम लोगों के संबंध में, रिलेशन में आते थे जी। तो एक बार की बात है कि वो विधानसभा, हड़हा विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था उन्नाव में, उससे वो प्रत्याशी के तौर पे आ गए। और चूंकि रिश्तेदार हम लोगों का बचपन था तो एक लकड़ी की गाड़ी, घड़ाड़ा नहीं होता था, वो घड़ाड़ा लेके हम लोग कभी कभी दौड़ते थे, चलते थे। और गांव में जब ये नेता लोग प्रचार के लिए उस समय आते थे तो एक जीप किसी गाड़ी से आ जाते थे और बहुत बिल्ले और ये बैनर वो सब लेके आते थे, पोस्टर वोस्टर। तो वो भी बिल्ले बैनर लेके आए। हम लोगों का बचपन खेल वाला था जी। तो इनके बिल्ले बिल्ले लेकर के प्रचार करने के लिए हम लोग शुरू हो जाते थे कि भाई वो आ गए। इसी प्रचार के दौरान आपको एक बार सच्चिदानंद वाजपेयी जी ने भी बुलाया था और कुछ पूछा था। वस्तुतः बात ये बड़ी रहस्य की, आप कहाँ से ये रहस्य निकाले। हुआ क्या कि हम उनका प्रचार खूब किए, कमला शंकर अवस्थी जी का,
और यही उस समय वोट देने के लिए भी एलिजिबल नहीं थे। उस समय वयस्क नहीं थे, 18 वर्ष की आयु नहीं थी, बहुत बच्चे छोटे थे जी। तो किशोरावस्था की बात है, बाल्यावस्था की बात भी। तो उसमें क्या हुआ कि हम लोग इनका प्रचार प्रसार किए और उसके बाद कक्षा 8 में मुझे जीआईसी में प्रवेश लेना था, 9 में। तो उस समय जीआईसी में प्रवेश भी बड़ी कठिनाई हुई। कक्षा 8 में प्रवेश तो बहुत ही कठिन था, जैसे कोई कैम्ब्रिज में एडमिशन लेने जा रहा। जीआईसी उन्नाव का कैम्ब्रिज हुआ करता था। तो हम लोग जीआईसी में एडमिशन लेना है जी। तो वही हुआ कि एक बार शिक्षा मंत्री जी से किसी ने संकेत दिया कि शिक्षा मंत्री जी से भी मिल लीजिए। तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे आई थिंक। तो हमने कहा कि ठीक है मिल लेते हैं, वो पिताजी के परिचित थे। तो पिताजी तो मेरे साथ नहीं गए, मैं अकेले ही सब दौड़ भाग कर लेता था अपनी। तो पिताजी ने उनके भाई से मेरा परिचय करा दिया था, पंडित विजयानंद वाजपेयी जी से। तो मैं उनको चाचा कहता था, चुनू चाचा। तो मैं गया तो उन्होंने कहा भैया इस दिन आएंगे, तुम आ जाना। तो मैं उसी समय के उनके बताए अनुसार मैं पहुंचा वहां पे। तो उनसे जैसे मिला, उनके चरण स्पर्श किए तो उन्होंने कहा हाँ बहुत समय से आ गए तुम, भैया बैठे हैं और चलो। तो उन्होंने भैया के बाद हम ले गए माननीय मंत्री जी के पास और उनसे इतना पिताजी का परिचय देते हुए मेरा परिचय करा दिया और फिर उसके बाद वो चले गए, मैं बैठ गया। तो थोड़ी देर के बाद वो मंत्री जी हमसे कहते हैं कि चुनाव प्रचार किसका किया था? मैंने कहा आपका ही किया था। तो वो कहते चुनाव निशान किया था। अब मैं फंस गया, सच निकल गया। मैंने कहा चल कहा। अब सब लोग वहां हंस पड़े, जितने लोग वहां बैठे थे उनके हाल में। तो फिर कहने लगे कि जब हंस पड़े मुझे लगा कि जवाब मेरा गलत हो गया। तो मैंने सुधारा, मैंने कहा देखिए मैं चुनाव प्रचार से मुझे मतलब नहीं है, उससे चुनाव निशान से मुझे मतलब नहीं, क्योंकि मुझे वोट देने का तो भी अधिकार है नहीं। मैं तो आपके नाम से आपका प्रचार करता रहा। चुनाव निशान मुझे नहीं मालूम। तो वो कहने लगे, वो हंसे, वो कहने लगे इसमें तो कुशल राजनीति के कभी लक्षण दिखते हैं। मेरा प्रवेश हो गया था जीआईसी में। तो ये हो गई आपकी शुरुआती दिन की बात। अब हम आते हैं जब आपकी शादी हो। जी जी। मुझे पता लगा कि जब आपकी शादी हुई तो हमारी भाभी श्री को कुछ ही दिन बाद जो है लंबे टाइम के लिए अपने मायके जाना पड़ा। तब आपने कुछ अपने मन की जो है भावना को व्यक्त करने के लिए एक कविता लिखी थी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे दर्शकों को वो जरूर सुनाएं। राहुल जी मैं बताऊं, मैं वैयक्तिक कवि नहीं रहा हूँ, व्यक्तिवादी नहीं रहा हूँ। मतलब बहुत लोगों का कवित्व का जो उसका उद्भव होता है, वो उद्भव होता है उनकी वैयक्तिक समस्याएं होती है। जैसे किसी से विछोह हो जाता है, किसी प्रेमिका से विरह में टूट गए, आहत हुए, कवि बन गए। या उनको कोई बहुत ऐसा लगा कि कोई सेटबैक, ऐसे फैमिली में कोई दुर्घटना घटित हो गई जिससे वो कवि बन गए। मैं ऐसा एक कवि हूँ जो राष्ट्र की घटना से उत्पन्न हुआ कवि हूँ। एक राष्ट्र के लिए आपदा जैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी का निधन हुआ था, असैसिनेशन उनका हुआ, उनकी हत्या की गई। तो एक राष्ट्रीय आपदा राष्ट्र के लिए एक आघात था। तो मैं राष्ट्रीय आघात से उत्पन्न हुआ आहत, एक उससे करुणा से उत्पन्न हुआ आक्रोश से उत्पन्न एक कवि हूँ। तो कभी मैंने वैयक्तिक नहीं ऐसा लिखा, लेकिन वो लिखना चाहा। लेकिन वो घटना ये है कि मेरी शादी सन 1999 में हुई थी जी। और उसके उस समय ये मोबाइल फोन वगैरह तो चलन ना के बराबर रहा होगा। ये पीसीओ चलते थे और घर घर फोन भी नहीं थे, इस तरह का इस समय माहौल था। तो मेरे एक मित्र थे मनोज द्विवेदी जी। तो एक दिन चौथी की विदा के बाद जब वाइफ चली गई थी मैके अपने, मनोज द्विवेदी जी कुछ दिन बाद मिले तो बोले भैया क्या हाल चाल है और कहाँ है भाभी जी? हमने कहा तू मैके में है। तो बोले कि अरे कब गई थी? हमने कहा चौथी में गई नहीं। तो बोले अभी आई नहीं। तो हमने कहा वो शुक्रास्त वगैरह कुछ हो गया। तो कहने अच्छा। फिर हमने कहा यार फिर उनके ताऊ जी का निधन भी हो गया है। तो कहने बड़ा लंबा अंतराल हो गया और कुछ पत्र तो लिखिए, कुछ पत्र तो लिखा कि नहीं लिखा कुछ ऐसे करके। हमने कहा अभी तो नहीं लिखा। तो बोले नहीं कुछ लिखिए पत्र वगैरह यार, संवाद तो बना रहना चाहिए, शादी के बाद संवाद आवश्यक होता है। तो हमने कहा अच्छा भाई। तो मेरे मन में आया कि हाँ यार कुछ मतलब भी वैसे पता ही अचानक पंक्तियां कुछ कौन गई। तो फिर मैंने लिखा, मैं सुना देता हूँ आपको जो याद आ रही जितना। गीत मिलन के थे पल रहे गर्भ में, गीत मिलन के थे पल रहे गर्भ में, आ गई विदाई चौथी की। गीत मिलन के थे पल रहे गर्भ में, आ गई विदाई चौथी की। और 4 दिनों में तुम चली गई जननी के घर, छोड़ मुझे तन्हाई में।
4 दिनों में तुम चली गई जननी के घर छोड़ मुझे तन्हाई में, फिर घटित हो गई कुछ होनी अनहोनी घटनाएं, हा प्रेम पंथ में कितनी बाधाएं। फिर घटित हो गई कुछ होनी अनहोनी घटनाएं, हा प्रेम पंथ में कितनी बाधाएं। और गीत मिलन के मुझको लिखना था और तुम्हें उनको गाना, गीत मिलन के मुझको लिखना था और तुम्हें उनको गाना, पर तन्हाई का गीत लिख रहा हूँ प्राण प्रिय तुम इसको बेमन ही गाना। क्या बात। पर तन्हाई का गीत लिख रहा हूँ प्राण प्रिय तुम इसको बेमन ही गाना। तो गीत सुनिए कि चंद पलों में तेरी चंदासी सूरत ने तो मुझ पर ऐसा जादू डाला है, चंद पलों में तेरी चंदासी सूरत ने तो मुझ पर ऐसा जादू डाला है। अब तो मेरे दिल को हरदम कुछ कुछ होता है, पता नहीं मैंने अब तक कैसे संयम साधा है। प्राण प्रिय तुम बिन मेरा खाना पीना सोना सब कुछ आधा है, प्राण प्रिय तुम बिन मेरा खाना पीना सोना सब कुछ आधा है। तुम बिन पास हमारा सूना सूना लगता बगल, तुम बिन पास हमारा सूना सूना लगता है। रात बिना चंदासी काली काली, और मैं सब कुछ खोए सा फिरता हूँ घर लगता है मुझको खाली खाली। मैं सब कुछ खोए सा फिरता हूँ घर लगता है मुझको खाली खाली। तो घर मुझको लगता है खाली खाली। तो पारे सा चंद मिलन के पल तो फिसल गए, पारे सा चंद मिलन के पल तो फिसल गए। हाँ तन्हाई हो गई भारी, हाँ तन्हाई हो गई भारी। हमको हर पल आती याद तुम्हारी, मत पूछो कैसे कटती रात हमारी। हमको हर पल आती याद तुम्हारी, तो सूने में तुम भी मेरी सुध लेना, सूने में तुम भी मेरी सुध लेना। प्राण प्रिय तुम खोना तो मुझ में ही खोना, प्राण प्रिय तुम अब खोना तो मुझ में ही खोना। तो हर स्थिति में तुम मेरा साथ निभाना, हर स्थिति में तुम मेरा साथ निभाना। अर्धांगिनी हो तुम मेरी भूल से मत जाना, अर्धांगिनी हो तुम मेरी भूल से मत जाना। और दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है, दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है। मेरे मन में एक विचार कौंधता है, यद्यप अक्सर ही होता है मैके का आना जाना। पर अब जब भी तुम अगली बार हमारे घर आंगन आओगी ना, मैं तुमसे यही कहूंगा मेरी जान मैके मत जाना। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और एक शिकायत भी मिली है आपकी बच्चों से। मैं बता दूं कि डॉक्टर साहब के 2 बच्चियां हैं, शताक्षी और मीनाक्षी, मैं अगर सही हूं जी जी जी। तो दोनों ने शिकायत करी है कि आप उनकी पेरेंट टीचर मीटिंग में नहीं जाते थे क्योंकि बड़ा व्यस्त रहते थे आप। तो ये क्यों भाई, ऐसा क्यों किया आपने? नहीं, ये सच है कि मैं शायद ही कभी पहुंच पाया हूँ। एक्चुअली जो गाड़ी मैंने देखा, परिवार की जो गाड़ी चलती है वो पति पत्नी का अर्धांगिनी होती है पत्नी ना, तो उसका पूरा इतना महत्वपूर्ण रोल होता है। और मैंने देखा शुरुआत से ही मैंने कुछ डेलीगेट भी चीजें अपने दायित्वों को, अपने कर्तव्यों को, जहाँ पे हम लगा कि नहीं हम ये हमारी पत्नी निर्वहन कर सकती हैं, क्योंकि वो एक कुशल गृहिणी है। वो गृहिणी के रूप में मुझे व्यवसाय तमाम देखना है, मुझे अपना पेशा भी देखना है, समाज भी देखना है, साहित्य भी देखना है, सब देखना। तो मुझे लगा कि अगर इसमें ये मेरा सहयोग थोड़ा पारिवारिक दायित्वों में कर देंगी भाषक तो मुझे थोड़ा आसान हो जाएगा। अन्यथा ये कि परिवार को समझ जाएगा तो समाज के समय की कटौती होगी। ये रहा है पहलू। तो ये बच्चों का कहना सही है। तो फिर मैं उसमें पत्नी से कह देता था कि जाके आप पेरेंट्स मीटिंग कर लो, और उसका अपडेट मैं जरूर लेता था कि शाम को क्या मीटिंग में हुआ। बच्चों से भले ने पूछा, पत्नी से तो जो पूछते क्या हुआ मीटिंग में, क्या बताया गया, कैसे क्या रहा। तो मैं वहां पे मैं अवश्य उपस्थित रहा हूँ जहाँ पे कि मेरे व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना रुकावट आ रही, अन्यथा मैंने वो वही पत्नी ने ही उस कार्य को निर्वहन किया है। अपनी व्यस्तता के कारण मुझे लखनऊ में उस समय जाया करता था, तो लगता था मुझे लखनऊ एक दिन का पूरा भी अवकाश लेना पड़ेगा। मैं उन्नाव में अगर इनके केंद्रीय विद्यालय में गया तो लगभग पूरा दिन 2 घंटे के काम के लिए पूरे घंटे चले जाएंगे दिन के। तो इस वजह से ऐसा मैंने राहुल जी किया। कुछ मैं जानना चाहूंगा कैसी बॉन्डिंग थी आपके जो भाई थे, कुछ भाइयों के बारे में, और आपकी कैसी उनके साथ बॉन्डिंग थी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हम बॉन्डिंग के साथ थोड़ा मुझे और स्पष्ट करिए। बॉन्डिंग मतलब उनसे कैसा रिश्ता था आपका? भाइयों से मेरा रिश्ता टूट है, बहुत बढ़िया है, कोई ऐसा बात नहीं है। आज हम 2 भाई हैं, पहले 3 भाई हुआ करते थे जी। एक भाई का देहावसान हो गया है 2018 में जी। और भैया हमारे दूसरे भाई IIT गुवाहाटी में प्रोफेसर हैं, वो भी एक कवि हैं, और वो विशुद्ध कवि हैं। वो शब्द शिल्पी नहीं है, मैं कह दूं कि शब्द शिल्पी तो नहीं है, लेकिन मूलतः वो कविता के आत्म तत्व को बहुत प्रबलता देते हैं, और उनकी वो आत्म तत्व की जो कविता की आत्म तत्व की जो प्रबलता है उनकी कविताओं में मुखरित होती है।
और उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं। सौभाग्य से उनकी तमाम पुस्तकों का गद्य और पद्य साहित्यिक पुस्तकों का संपादन करने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और बाकी एकेडमिक बुक्स तो उनकी अनेक हैं, जो तमाम लंदन जैसे स्प्रिंगर जैसे प्रकाशकों से प्रकाशित है। लेकिन साहित्यिक पुस्तकों का संपादन उनको या उनके प्रकाशन के कार्यभार जो भी मुझसे बन पड़ा करने का मुझे सौभाग्य मिला है। नहीं, ये सवाल और मुझे प्रोत्साहित भी किया उन्होंने, जहाँ पे आर्थिक रूप में भी जहाँ पे कहीं दिक्कत आई तो हमारे भैया ने हमें उसमें सहयोग किया है। ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा कि मैं आपको एक घटना याद दिलाना चाहूंगा। आप जब किदवई नगर में रहते तो आपके मकान मालिक ने कहा कि भैया घर खाली कर दो। तो बड़े भैया ने एक जवाब दिया था कि ये तुमने किस तरह से बात करी, तुम उन्नाव की बेइज्जती कर रहे हो। क्या थी ये घटना? हाँ, इसमें उस समय हम नहीं, भैया वहाँ रहा करते थे और हमारे बड़े भाई रहा करते थे। तो उसी में एक खड़े साहब थे, तो उसी में कुछ मतलब हो गया, उनका मकान खाली करिए इस तरह का, वो भी आकस्मिक रूप से। तो उसमें भैया ने फिर भैया को कुछ बात नागवार गुजर गई, ऐसा कुछ लगा, कुछ उन्होंने उन्नाव टिप्पणी कुछ ऐसी कर दी थी, तो उनको नागवार गुजर गया। तो उनका वो उन्नाव का एक जो जोश है फिर वो ये जागृत हुआ। उन्हें उन्नाव के आत्मसम्मान के भी उन्होंने विमुख उसको गलत समझा। तो अब ईश्वर की कृपा भैया का वो कुछ हो तो रहा के लिए वो धूप में आ गए होंगे। जी। तो फिर वो पीछे बैक फुट पे हुए। अच्छा, पिताजी और माताजी दोनों में आप किसके करीब थे? करीब लगभग दोनों ही लोगों के थे, और हम लोग उतना ही अपने दादा और बाबा मतलब अपने दादी उनके भी उतना ही करीब है। नहीं, सवाल मेरे पूछने का ये एक रीजन था कि मुझे पता चला है कि आप अपने इमोशन नहीं दिखाते, और यही चीज आपकी माताजी भी करती थी। वो भी इमोशन नहीं दिखाती थी, जो भी होता था वो अपने मन में रखती थी, और जब जरूरी होता था तब एक्सप्रेस करती थी अपने इमोशन। ये जरूर रहा है कि मतलब हम लोग उतना समाज है आपके समय में औपचारिक देखते बहुत ज्यादा है, माहौल औपचारिक परिवेश बहुत ज्यादा है, अंतरंगता इतनी भले न हो, लेकिन औपचारिक परिवेश इतना ज्यादा हो गया कि वो मातृ दिवस मनाएंगे, पितृ दिवस मनाएंगे, और भी मम्मी के चरण स्पर्श उसमें वो करेंगे, फोटो खिंचाएंगे चरण स्पर्श करते हुए, पापा के चरण स्पर्श करते हुए फोटो खिंचाएंगे। मतलब इस दौर में ये बहुत ज्यादा हो रहा है। हम लोगों को ये करने में जैसे लगता है, जैसे हिचक सी लगती है कि अरे यार इसका हम प्रदर्शन क्या करें, जो किसी के प्रति जो भाव है वो है, उसको हम प्रदर्शित करें या रखना, वो भाव अंदर से ना हो। हम उसको, कई बार ऐसा होता है भाव अंदर भी नहीं है लेकिन हम प्रदर्शित कर रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है ये प्यार जो है ये विशुद्ध, और ये बड़े अनौपचारिक संबंध होते हैं, ये अनौपचारिक संबंध होते हैं, इन ये पारिवारिक संबंध होते हैं। इन पारिवारिक संबंधों को समाज के स्तर में लाना, समाज के मानव के समाज में ही दिखाना कोई ऐसा आवश्यक नहीं है। और ये कुछ लोग कह सकते हैं कि समाज में दिखाएंगे समाज को प्रेरणा मिलेगी। अरे परिवार समाज की परिवार एक समाज की इकाई है, ये हर परिवार हर उसको समझना है। अगर सच्चा प्रेम है, सच्चा हृदय है, तो उसको आपको मुखरित करने की भी आवश्यकता नहीं, दिल की बात को दिल समझता है। तो इसलिए हम लोग वो बड़े मतलब इस मामले में बड़े इनफॉर्मल से रहे, और कभी कुछ ऐसा नहीं रहा, चाहे माता जी के प्रति हो चाहे पिताजी के प्रति हो। और माता जी भी हमारी वैसा कुछ नहीं करती थी, बड़ा मतलब लाड़ पाड़ के प्रदर्शन कर पाए, ऐसा कर पाए। तो ये तो हो गया आपका पारिवारिक परिचय और शुरुआती दिनों के। अब हम लोग आते हैं आपके जो ये कवि वाली जो जर्नी थी, इसको ये आपको कुछ अगर याद हो तो हमारे दर्शकों को बताएं कि पहली कविता आपने कब लिखी थी? ये पहली कविता मैंने आपको बताया, इंदिरा गांधी के निधन के पश्चात अस्त हो गया राष्ट्र के दिन का पारा जब से। तो कुछ इस कविता का जो आपका सफर रहा है, इस यात्रा में कुछ पारिवारिक तो एक सहयोग रहता ही है, क्या कुछ मित्रों का भी सहयोग मिला आपको कभी? इसमें ये रहा कि राहुल जी देखो, कवि तो एक तो बताएं, इसमें ये ऐसा चीज है कभी बनाया नहीं जा सकता, मेरा अपना यही मानना है। कवि और कविता को कहा भी गया स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ पोएट्री है। कविता अवतरित होती है, प्रस्फुटित होती है, वो लिखी नहीं जाती, लिख जाती है। तो इसलिए वो कविता तो मतलब वो कुछ ईश्वर की कृपा रही होगी। गोपाल दास नीरज जी ने भी लिखा है कि मानव होना भाग्य है और कवि होना सौभाग्य है। तो वो वही है कि कवि जो वो सौभाग्य से ही होता है। तो उसमें ये जरूर है कि वैसा परिवेश का प्रभाव पड़ता है। यदि हम किसी को प्रोत्साहित करते हैं तो उसको बल मिलता है, यात्रा आसान होती है, गतिमान होती है। तो ऐसा रहा है। हमारे मित्रों ने फिर कुछ ऐसा भी नहीं, जैसे हमें मेरा मैं अक्सर ये कहा करता हूँ लोगों से कि नशेड़ी नशेड़ी को ढूंढ लेता है,
भंगेड़ी भंगेड़ी को ढूंढ लेता है, और या यूं कह ले जैसे गाय गाय के झुंड में जाती है, बकरी बकरी के झुंड में जाती है, भेड़ भेड़ के झुंड में जाती है, समूह में जाते लोग। वैसे ही जैसे कवि कोई है या कवि हृदय है, उसको वो व्यक्ति अपने अनुरूप समाज को कहीं न कहीं समाज में लोगों को खोज लेता है, या लोग उसे मिल जाते हैं। जब मैं स्नातक स्तर पे लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए गया, तो जहाँ मैंने आवास लिया रहने के लिए, जहाँ पे कक्ष लिया, तो वहां भी मैं एक दो मित्र ऐसे मिल गए। आज वो हमारे एक मित्र हैं, सहायक आबकारी आयुक्त हैं, अनुराग मिश्र गैर, बहुत अच्छे गजलकार हैं, और वो भी मतलब वो बहुत ही गंभीर, और कविता का उनका जो आत्म तत्व रहता है बड़ा प्रबल रहता है, गंभीर लिखते हैं। तो वो मेरे मतलब मुझसे अग्रजवत हैं, तो वो मेरे कक्ष के एक दो कक्ष छोड़ के ही बगल में रहते थे। तो हम लोग अक्सर शाम को जब विश्वविद्यालय से आने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, भोजन के पश्चात जब टहलने का थोड़ा वक्त होता था, उस समय वो अपनी गजल ही सुनाने आ जाते थे और हम लोग अपनी कविता सुनाते थे। और इसी तरह एक बीडी गुप्ता व्यथित, वो पोस्ट मास्टर हुआ करते थे ना, वो नारायण नगर करके पोस्ट ऑफिस थी बगल में, तो वो बीडी गुप्ता व्यथित, ये पता लगा कि उन्होंने पता लगा मैं कवि हूँ, मेरे पत्र आया करते थे, तो उसमें पत्र भी समुचित स्थल में पहुंच जाए ये कई बार कठिन होता था। तो वो मेरी पत्र में उन्होंने कहा आप ऐसा करिएगा, आप करके मेरे पर मंगा लिया कीजिए पत्र जो भी है। तो वो बेचारे जैसे मेरी चिट्ठी कोई आती थी, बाबा लिखते थे गाँव से मुझे चिट्ठी, तो वो मुझे चिट्ठी देने आते थे, और कभी कभी हम भी जाते थे, तो वो अपनी कविता सुनाते थे, बीडी गुप्ता व्यथित जी, और मैं उनको सुनाता था। और वो बहुत सच्चे व्यक्ति थे, मुझे बड़ा स्नेह करते थे, बहुत अच्छे हृदय से। मेरे तिलक में लखनऊ से पार्टिसिपेट करने आए और मुझे कुछ कविता लिख के दिया। एक दो पंक्ति मुझे याद आ रही कि वो प्रिय विनय शंकर दीक्षित का हो रहा है आज तिलक कैसा, राजाओं के युवराजों का होता है राज तिलक जैसा। क्या बात, मतलब इस तरह करके उन्होंने लिख करके दिया था। तो इस तरीके के लोगों का हमें प्रोत्साहन मिलता गया। कुछ लोग हमें मतलब ना हमें अप्रिशिएट करने वाले लोग भी हो सकता रहे हों, लेकिन अप्रिशिएट करने वाले लोग भी बहुत थे, और वो दो चार ही चाहे संख्या में, जो चार छह भी जितने भी रहे, वो मेरे लिए पर्याप्त रहे। तो इस तरह मैं अपना करता रहा। फिर मुझे तो आकाशवाणी में भी कार्यक्रम मिलने लगे थे, युवाणी कार्यक्रम में मैं बहुत अनेक बार आया, तो मुझे उससे भी प्रोत्साहन मिलने लगा था। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा और शायद दर्शक भी जानना चाहेंगे कि जब कवि कोई कविता लिखता है जी, तो क्या उसके भाव, चाहे वो दुखी भाव हो या खुश होने के जो भाव हैं, वो क्या कविता में झलकते हैं, दिख जाते हैं, या लोग उसको समझ जाते हैं? ये बात कहाँ तक सत्य है? नहीं, कविता वस्तु है, हृदय की वस्तु है, इसमें निश्चित रूप से वो परिलक्षित होता है। यदि आप जैसा आपके अंतर्भाव होंगे, वो जो अंतर्भाव आपके मुखरित होंगे, अंतर्भाव आपके मुखरित होंगे, क्योंकि जब आप किसी वेदना से कहते हैं तो वेदना मुखरित होगी। अब ये अलग बात है कि राहुल जी, मैं बताऊं आपको, कविता में वेदना को भी अभिव्यक्त किया जाता, पीड़ा को गाया जाता है, लेकिन जब पीड़ा वो कविता के रूप में बन जाती है, तो पीड़ा भी वो कविता का आनंद रस का संचार करती है। मैं दो पंक्तियां आपको सुना रहा, मैंने कभी लिखी थी, कहीं पर मैंने लिखी है कि मैंने तो बयां की थी दर्द की आह, मैंने तो बयां की थी दर्द की आह, लोग हैं कि कह रहे वाह वाह। तो पीड़ा हम व्यक्त करते हैं, लेकिन वो समाज इसको श्रोता और हमारा जो समाज है, और ये सब कहता वाह वाह कहता, उसी पर तारीफ देता है। और तबीयत बिगड़ती दर्द भी सहना पड़ता है, तबीयत बिगड़ती दर्द भी सहना पड़ता है, और शुक्रिया दर्द का हमदर्द का पता चलता है। तो जब हमारे पीड़ा होती, कष्ट होते हैं, तो वो आदमी गाता है, लेकिन जब वो गार्गेज होता है, उसी समय हमदर्द का भी पता चलता है कि कौन वास्तविक हमारा हमदर्द है। और ये पंक्तियां मैंने ऐसे यूं ही सहज लिखी थी, और मैं एक बार कह गया था, हमारे तत्कालीन यहाँ उन्नाव के पुलिस अधीक्षक हुआ करते थे एमपी सिंह जी, वो कैंसर से ग्रसित हो गए थे। तो ऐसे मेरी पंक्तियां को उन्होंने ऐसे सुनी, जिसपे जो नहीं, जिसको जो टच कर जाए या जो जिसका भुक्तभोगी, तो उसे बहुत अच्छा लगता। तो जब मैंने ये पंक्तियां ऐसे कही, तो उन्होंने बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने लगा कि जैसे मैंने उनकी बात कह दी हो, तो बड़ा आनंदित हुए वो। तो वो कहने वाला, आप पीड़ा को भी व्यक्त करते हैं, लेकिन वो पीड़ा भी आपको सुखदायी लगती है। कभी डॉक्टर साहब ऐसा हुआ है कि आपने कोई कविता लिखी जी, और जिस भाव से आप उसको पढ़ना चाह रहे हैं, लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, वो भाव ना समझ के उन्होंने उस कविता को उतना प्रोत्साहन नहीं दिया, तो कैसा लगता है अगर कवि के मन की बात अगर जानी जाए तो? एक बार ऐसा कुछ हुआ था, मैंने एक पंक्ति लिखी थी
तो माहौल देख करके तो वो उनको लगा कि, लेकिन उसके बाद वो कभी कभी होता है कि पंक्तियां पूरी बात कंटेंट नहीं समझा। जैसे कई कवियों की ऐसी शिकायतें नहीं है कि उनकी कविता की आप एक पंक्ति 2 पंक्ति लेकर के हुए। आजकल आप मीडिया वाले भी आप लोग करके कई बार करते हैं कि अगर वो पूरी बात कही गई, 8 लाइन की बात कही गई, तो 2 लाइन दिखा करके पूरी नहीं दिखाते हैं, तो उससे वो एक अलग टाइप का संदेश चला जाता है जी। तो वो मुझे पंक्तियां पूरी याद नहीं है, मैंने कुछ ऐसे लिखा था कि भगवान में देख कि सब सरकारें कहीं बदलती हैं। मैंने देखा कई गत वर्ष में कोई सरकारें रही गत वर्षों में, तो उन्होंने हरा पे ज्यादा जोर दिया, हरा भरा सब जगह दिखाई, और कुछ ऐसा हुआ भगवा कलर चल रहा है। मतलब हमारा तो कई बार हम रंगों को भी राजनीति से जोड़ने लगते हैं, ये हालांकि बड़ा गलत है। रंग सबके होते हैं, प्रकृति के रंग है, रंग किसी के नहीं है। ये अलग बात है कि अभी किसी का रंग चल रहा है, किसी का रंग नहीं चल रहा है, लेकिन ये सारे रंग राहुल जी प्रकृति के रंग है, तो उसको राजनीति से नहीं जोड़ेंगे। महापुरुष को लोग जोड़ते हैं, दलगत आधार पर जोड़ेंगे। यहाँ तक कि हमने देखने लगे कि कुछ भगवान को भी लोग अपने जाति और धर्म से जोड़ने लगे कि भाई ये जाति ये भगवान हमारे हैं भगवान और ये इनके भगवान है, ऐसा भी होने लगा है। डिवाइड हो गए, भगवान भी डिवाइड किए जा रहे हैं, मैं तो ये देख रहा हूँ समाज में। तो जबकि वो भगवान सबका होता है, जैसे परशुराम जी सबके हैं, ब्राह्मणों के नहीं, चित्रगुप्त जी महाराज सबके हैं, चित्रगुप्त जी कहीं कैस्ट सभा के नहीं है। लेकिन हम जो समाज में आप देख रहे हैं माइनॉरिटी देखिए तो ऐसा कुछ हो रहा है, और ऐसे ही रंगों के बारे में हो रहा है। तो वो मुझे तभी मैंने लिखा था, भगवा रंगवा रंगी जा रही दीवारें व मोटर गाड़ी, भगवा रंगवा रंगी जा रही दीवारें व मोटर गाड़ी, भगवा रंगवा रंग बची है बस दाढ़ी। तो वो इसको थोड़ा नकारात्मक एक लोग ले लिए थे, हमने कहा नहीं ऐसा नहीं है। आगे मैंने कुछ पंक्तियां और लिखी थी, तो फिर हमने कहा वो ऐसा नहीं है, पूरा भाव हमने कहा मतलब हमारा का आशय कहने का ये है कि अब मतलब क्या वो मतलब ये जब ये इस तरह का रंग हो तो क्या सब जबरदस्ती दाढ़ी भी रंगोगे। मतलब आशय ये था कि मतलब ये नहीं है किसी पर्टिकुलर समाज के लिए हमें कुछ इंगित करके नहीं था, लेकिन एक जनरल था कि क्या मतलब जो दाढ़ी तो नेचुरल निकलती है, उसका रंग नेचुरल होता है, वो तो ब्लैक होगी या व्हाइट होगी होने जाए, तो क्या ये सब कुछ तो रंग दोगे, दीवार रंग दोगे, मोटर गाड़ी रंग दोगे, लेकिन दाढ़ी को कैसे भगवा बनाओगे। तो आशय ये भी है इसका। राजनीति की अगर बात चली है जी, तो आजकल मैं बहुत देखता हूं कि जो कवि समाज है वो जिस पार्टी की सरकार होती है उसकी महिमा मंडन में लग जाते हैं। क्या ये सही है आपके हिसाब से? ये राहुल जी बहुत ही विचित्र स्थिति है और बहुत ही घातक स्थिति है, और मैं समझता हूँ ये राजनीति के लिए भी घातक है। कैसे? इसलिए घातक है, तुलसीदास जी ने स्वयं रामचरितमानस में भी लिखा है, सचिव वैद गुरु और 3 जो पीढ़ी बोले भयास राज धन 3 के हुई बेगही नाश। तो जो अपना कवि का दायित्व होता है सही दिशा देना, सही दिशा बोध कराना, और यदि कवि ये नहीं करता है, पानी और आग की संधि, पानी और आग की संधि धर्म विमुख कहलाएगी, पानी और आग की संधि धर्म विमुख कहलाएगी, भूले भटकों को भी राह नहीं मिल पाएगी, भूले भटकों को भी राह नहीं मिल पाएगी, दीपक की अंधकार से साठगांठ हो जाएगी, दीपक की अंधकार से साठगांठ हो जाएगी, कविता यदि दरबारों के सुर के ताल मिलाएगी, कविता यदि दरबारों के सुर के ताल मिलाएगी। तो कविता का धर्म होता है अपने को राजनीति से पृथक, कविता सर्वोच्च है, वो राजनीति से भी ऊपर है, सर्वोच्च है, कविता ब्रह्म है, कविता ईश्वरीय स्तर पर है। तो उस स्तर पर कविता जब है हमारे, तो कविता का धर्म है कि निरपेक्ष होकर के एक सही दिशा देने का, औषधि का काम करना, औषधि का काम करना, और वो कोई भी राजनीति हो उससे अलग रख करके उसकी आलोचनात्मक समालोचनात्मक कविता को होना चाहिए, कविता को प्रशंसात्मक गुणगान। वो उस समय दरबारी कवियों ने भी वजह तो बहुत चिकचिताया है, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन दरबारी कवियों कभी भी कई बार ठीक हुआ करते थे, ऐसा नहीं दरबारी कवि केवल स्तुति गान कर देते थे, ऐसा नहीं है। इसी के साथ एक और सवाल आ गया कि क्या कविता का कोई उद्देश्य होना चाहिए या बस कविता यूं ही लिख दी जाती है? कविता यदि निरुद्देश्य है तो कोई उसका तात्पर्य नहीं, कविता हमेशा उदात्त होनी चाहिए, कविता में उद्देश्य संदेश नहीं होना चाहिए। यदि कविता में कोई संदेश नहीं, उदात्त नहीं है, कविता मात्र मनोरंजन की वस्तु नहीं है, वो स्वांतः सुखाए अलग विषय है, स्वांतः सुखाए तो मुझे उसमें भी मिलता है, मैं किसी को संदेश देता हूँ, बताता हूँ, बात मिलता तो मुझे बड़ा आनंद आता है, मैं आनंदित होता हूँ। नहीं, आपने ये बात करी, बड़ी अच्छी करी। और एक आजकल एक और चलन डॉक्टर साहब बड़ा चला है कि अगर मंच में कोई कविता पढ़ रहा है और
भाई दर्शक हैं, उनको अच्छी लगेगी या नहीं अच्छी लगेगी, पर अगर उन्हें नहीं अच्छी लगी, उन्होंने प्रतिक्रिया दे दी, तो वो बड़ी जल्दी जो है नाराज हो जाते हैं। तो कहाँ तक ये सही है भाई? कविता, सबका पर्सपेक्टिव अलग है, सबका सोचने का तरीका अलग है, किसी को अच्छी लगेगी, किसी को नहीं लगेगी। तो ये जो नाराज होने वाला जो भाव है, ये कवि के अंदर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए कवि को, क्योंकि अगर हमको, मैं समझता हूँ, अगर एक व्यक्ति ने मेरी कविता को पसंद कर लिया, एक व्यक्ति की समझ में आ गई बात, तो कविता सार्थक हो गई। जरूरी है सबके लिए लिखा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता तो केवल मात्र अर्जुन को सुनाई थी ना, बिल्कुल, गीता उन्होंने अर्जुन को सुनाई थी, बिल्कुल। और वो आज पूरा सकल संसार उसको सुन रहा है, देख रहा है उस संदेश को, लेकिन उन्होंने अर्जुन को लक्ष्य करके सुनाई थी, और उस समय आवश्यकता अर्जुन के लिए थी। तो अगर हमारी कविता एक व्यक्ति समझ रहा हो सकता है, उसको उसके लिए आवश्यक हो, दूसरे को नहीं समझ में आती, ना आवे, उसको भी यूं प्रतिक्रिया यूं नहीं करना चाहिए। अगर नहीं श्रोता को भी नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं, लेकिन कवि को भी उसमें असंतुष्ट होने की जरूरत नहीं। यदि एक श्रोता भी संतुष्ट हो गया है तो समझ लीजिए कविता की सार्थकता सिद्ध। बहुत बार ऐसा भी सोचा जाता है कि कुछ लिटरेचर हो गया या कविता हो गई, ये बहुत लोगों की एक जिंदगी का सोचने का नजरिया बदल देते हैं, यानी उसका उद्देश्य बदल देते हैं। अगर वो भटका है तो उसको सही रास्ते पे ले आते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि किसी ने आपकी कोई कविता पढ़ी और उसने खुद आके उसने बताया आपको कि सर आपकी कविता पढ़ी मैंने और इसने मुझे इस चीज में हेल्प करी? कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? एक घटना है राहुल जी, हम लोग लखनऊ से उन्नाव वापस आ रहे थे और ट्रेन में बैठे हुए थे जी। और एक डॉक्टर साहब होम्योपैथी चिकित्सा के डॉक्टर थे, वो मानक नगर में अपनी प्रैक्टिस करते थे जी, और वहां से वो उन्नाव आते थे। तो हम लोग का चारबाग से बैठते थे, वो मानक नगर में बैठते थे। तो हमको मानक नगर स्टेशन पे मिले, हम लोग आपस में जनरली जो परिचित लोग हो जाते थे, थोड़ा भाव विचार मिल जाते तो एक कोशिश करते थे एक जगह खाली मिल जाए तो एक जगह बैठे। हम लोग आइए डॉक्टर साहब आइए बैठे। तो डॉक्टर साहब बैठ गए तो थोड़ा डॉक्टर साहब मुझे उस दिन कुछ उदास सा डल कुछ ज्यादा नजर आ रहे थे जी। तो हम लोग उनको छेड़े तो डॉक्टर साहब क्या बात है, कुछ मामला, कुछ आज कुछ सुस्त लग रहे हैं आप, ऐसा कुछ। तो बोले कि अरे अपना कुछ कोर्ट कचहरी के मुकदमों से त्रस्त थे, कुछ उनके मामले थे ऐसे, कुछ पारिवारिक विवाद थे, कुछ जमीन संबंधी, गांव और समाज के लोग, इस तरह मतलब कई उनके प्रकरण ऐसे थे जिससे कुछ वो आहत थे, डॉक्टर साहब दुखी थे। और प्रैक्टिस भी उनकी औसत दर्जे की थी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं थी। तो डॉक्टर साहब कहने लगे मन करता है कि प्राण दे दूं, आत्महत्या कर लूं। तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो ये व्यक्ति मतलब ऐसे कष्ट में सोच रहा हुआ है और कहीं कोई ऐसी दुर्घटना ही कर बैठे। तो अभी हमने उनको एक कविता सुनाई। हमने कहा डॉक्टर साहब मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ और देखिए बात होती है। हमने कहा आप बिल्कुल परेशान मत होइए। तो राहुल नाथ लोग अगल बगल जो बैठे, हाँ दीक्षित जी सुनाइए। थोड़ा माहौल बदलने के हिसाब से भी लोगों ने कहा सुनाइए। तो मैंने एक कविता सुनाई, तो उस कविता ने उनके हृदय को बिल्कुल परिवर्तन कर दिया और बाद में उन्होंने कहा कि नहीं जो है मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब कहने लगे आपने तो मेरा मन, मतलब मुझे बहुत ढाढ़स मिला है, मेरा मन बदल गया है। तो ये घटना हुई थी। कविता की पंक्तियां इस तरह की थी कि वो मेरी जिंदगी सचमुच एक सागर है, मेरी जिंदगी सचमुच एक सागर है, अनगिनत ऊंची नीची लहरें, ज्वार भांटे, इन सबको मैंने झेला है और मंथन किया है जिंदगी का जितनी बार अब तक मैंने, पाया है विष और इसे पीकर मैं जिंदा हूं, परंतु मुझे नीलकंठ का खिताब नहीं मिलता, मेरा नाम गिनी सुर्खियों में नहीं छपता, क्योंकि मेरे गले में मुंडमाला नहीं है, हाथ में डमरू त्रिशूल कुछ भी तो नहीं है, नहीं तो मैंने भस्म का लेप लगाया है, अरे कोई भी तो अवलंबन नहीं है मेरे पास जो मुझे नीलकंठ कहकर पुकारवाए, कीर्ति के शिखर पर मुझको चढ़ाए, तो चढ़ना भी नहीं है मुझको शिखर पर, क्योंकि शिखर पर नेत्र अपनी सामर्थ्य को देते हैं, जमीन के हर आदमी को बौना देखते हैं, हकीकत में आदमी न लंबा होता है न बौना, मिथ्या है भी शिखर पर अपने आप को ऊंचा और नीचे खड़े आदमी को नीचा समझना, अरे आदमी सिर्फ आदमी होता है, ऊंचा न नीचा, पैरों तले जमीन हो या आसमान, आवश्यक है इसीलिए अनवरत मंथन, अभी विष निकलता है तो कभी सुधा सीप व मोती भी निकलेंगे, अभी विष निकलता है तो कभी सुधा सीप व मोती भी निकलेंगे। तो ये इस पंक्तियों से डॉक्टर साहब बहुत प्रेरित थे कि आज उनके जीवन में विष है लेकिन कभी सुधा सीप व मोती भी निकलेंगे। डॉक्टर साहब मैंने जैसे इंट्रो में बोला था कि आप कवि भी हैं, वकील भी हैं, और ये दोनों बहुत ही मतलब अलग तरह के लोग, एक दिमाग से सोचता है, एक दिल से सोचता है।
ये दोनों में सामंजस्य आपने कैसे बिठाया, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा। देखिए राहुल जी, मैं जब प्रोफेशन में सक्रिय रूप से वकालत के प्रोफेशन में आया, जी कभी तो मैं बहुत पहले से हूँ, जी कभी तो मैं समझता हूँ मैं पैदा कवि के रूप में हुआ हूँ, कभी कभी ही पैदा हुआ हूँ। और वो उसका प्राकट 1984 में जरूर हुआ, मतलब उसको कवि का जो पैदा हुआ, लेकिन जो उसका लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण कह लें, वो 1984 में हुआ। 84 में पूरा फूल हो गया था, उससे पहले कलियां थी। कलियां बीजारोपण हो चुका था, ये कह लें। तो जब पेशे के रूप में, सक्रिय पेशे के रूप में आया, अधिवक्ता के रूप में आया, तो कुछ लोगों ने बल्कि मुझे कहा कि अपने कवि के परिचय में एक लोगों ने कहा मुझे ऐसा अपना विजिटिंग कार्ड भी आज छपवाइएगा तो उसमें कवि वाला मत लिखिएगा। तो मुझे लगा कि भाई इनका होगा, लेकिन मैंने देखा कि वो मैं जिससे मिलता था वो मुझे इतना कवि के रूप में पहले से मेरी पॉपुलैरिटी थी कि वो कवि के रूप में मुझे ज्यादा वो करता था। वो एक विशेष रूप से, जैसे आमतौर पर अधिवक्ता तो सभी होते हैं, लेकिन अधिवक्ता के साथ कोई कवि है तो उसकी तरफ विशेष ध्यान आकृष्ट होता था। मैंने देखा सभी का, खैर उस वो तो अलग एक विषय ध्यानाकर्षण का पहलू हो गया। लेकिन जब हम विषय वस्तु पर गए, लोगों की पीड़ा समझने में गए, तो भी मुझे लगा मुझे कवि होने से बहुत सहयोग मिलता है। क्योंकि कवि जो होगा और जो संपादक होगा, संपादक की एक बड़ी कुशल विशेषता राहुल जी होनी चाहिए। मैं एक शब्द कहना चाहता हूँ, एक वो विशेष शब्द है, और ये शब्द मैंने दिया है। मैं ये शब्द कहता हूँ पर काया प्रवेश। अगर पर काया प्रवेश की कला की आपके अंदर नहीं है तो आप कुशल संपादक नहीं बन सकते, कुशल पत्रकार भी नहीं बन सकते। क्योंकि मन के अंदर की बात निकालना, किसी की काया में प्रवेश कर जाना, उसके अंदर बैठ जाना, उन बातों को निकाल के लाना, कवि को भी पर काया प्रवेश की सिद्धि होनी चाहिए जी। यदि हम किसी दूसरे की पीड़ा लिखने जा रहे हैं, जो डॉक्टर होता है आपके मर्ज को समझ जाता है, तो कहीं ना कहीं से उसका ज्ञान है, चाहे वो कुछ वैज्ञानिक यंत्रों के माध्यम से आपके अंदर पहुंचे कि आपको ये पीड़ा है, या अपने ज्ञान के आधार पर, अनुभव के आधार पर आपके अंदर पहुंचे, तभी तो आपकी पीड़ा को उसको सही डायग्नोसिस देता है। वैसे कवि का है कि कवि जब तक हम उसकी समाज की पीड़ा को नहीं समझेंगे, किसी व्यक्ति की पीड़ा को नहीं समझेंगे, तो उसको हम मुखरित कैसे करेंगे? मुखरित नहीं कर सकते। तो हमें पर काया प्रवेश की सिद्धि होनी चाहिए, और वो पर काया प्रवेश अगर हमारे अंदर है, आज मैं शासकीय अधिवक्ता के रूप में हूँ, तो मुझे देखना पड़ता है कि मैं अभियोजन पक्ष को रखता हूँ, तो मुझे पीड़ित की पीड़ा को समझना है, हमें उसकी पर काया प्रवेश करना है, और हमें न्याय दिलाने के लिए कार्य करना है। तो निर्दोष को सजा भी न होने पाए और दोषी बचने भी न पाए। तो इन परिस्थितियों में बड़ा फिल्टर करना पड़ता है, छानना पड़ता है। तो उसमें कवि होने का मुझे फायदा मिलता, मैं समझता हूँ कि मुझे कविता मदद करती है जी। मुझे वो और चेतना आती, ज्ञान आती, अर्जित ज्ञान तो है ही है, इसके साथ मैं समझता हूँ ये भी ज्ञान मुझे मदद करता है। अक्सर डॉक्टर साहब हम लोगों ने देखा है कि जो ओज के कवि होते हैं जी, वो बड़ा भारत की स्वतंत्रता जो सेनानी रहे उनके लिए बहुत महिमा मंडन करते हैं। आपको कहाँ तक लगता है कि क्या कविता क्रांति लाने में या लोगों के मन में जो एक वो है, क्या कहते हैं, जोश भरने के लिए कितनी सार्थक साबित हो सकती है कि नहीं भी हो सकती है? नहीं, कविता तो देखिए सदैव से सार्थक रही है और इसने जोश भरने का काम किया है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कभी लिखा था, वीरों का कैसा हो बसंत, आ गई हिमाचल से बाहर उतर करता बाहर, वीरों का कैसा हो बसंत। तो इस कविता ने बहुत जोश भरा हुआ। आपको शायद पता हो, ध्यान हो, श्यामलाल पार्षद जी कानपुर से हुआ करते थे, और गणेश शंकर विद्यार्थी जी की प्रेरणा पर उन्होंने झंडा लिखा था जी। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस झंडे ही शान जाने पाए, जान भले ही जाए। तो कहने का इसने झंडा गीत ने तो लोगों को बिल्कुल आंदोलित कर दिया था, उद्दोलित कर दिया था, पूरे लोगों के अंदर जो जोश भर दिया था, अकूत जोश भर दिया था झंडा गीत ने। तो समय की आवश्यकता थी, तो कविता ने तो हमेशा जोश भरने का काम, लोगों को प्रेरित करने का काम, लोगों को सन्मार्ग पर चलाने का कार्य कविता ने किया। लोगों को ऊर्जा देने का काम और लोगों के अंदर ऊर्जा जागृत करने का काम, सकारात्मक शक्ति को ऊर्जान्वित करने का कार्य, ये कार्य कविता ने किया है जी। और कविता यदि न हो तो आदमी निराश हो जाएगा, उसका जीवन बिल्कुल आशा विहीन हो जाएगा। और कविता जो ऐसी है कि कविता ही शक्ति देती है।
जो शब्द की शक्ति होती है वो कविता के अंदर होती है, और वही कवि शक्ति लोगों के अंदर जागृत करती है। जो लोगों के अंदर भरी हुई शक्ति को जागृत करने का कार्य कविता करती है, और यदि वो शक्ति जागृत न हो तो जिसकी जो प्रतिभा है वो उसके अनुरूप काम ही नहीं कर पाएगा। जी तो कविता तो मैंने देखा वो हमेशा समाज को दिशा देने का कार्य किया है और लोगों को जोश भरने का काम किया, जागृत करने का कार्य किया है। डॉक्टर साहब, मैंने आपकी बहुत सारी कविताएं पढ़ी हैं और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आपने मुझे कुछ किताबें भी गिफ्ट करी। जब मैंने वो पढ़ा तो मैंने ये देखा समझा कि आपके जो कविताएं हैं उसमें सामाजिक मुद्दा काफी मैंने झलकता हुआ देखा है। तो जब आप कविता लिखते हैं तो क्या ये योजनाबद्ध तरीके से लिखते हैं कि नहीं मुझे इस मुद्दे पर लिखना है, कि वो अपने आप लिख जाती हैं? राहुल जी, इस समय तो मैं देखा जाए कि जैसे आवश्यकता पर लिखता हूँ या कभी कभी किसी सहज किसी विषय पर ध्यान स्वयं आकृष्ट हो गया कि नहीं, इस पे सहज आकर्षण हो गया, मन उद्वेलित हो गया, आंदोलित हो गया, तो उस पे सहसा कविता निकल पड़ी। एक तो ये स्थिति उत्पन्न होती है कई बार, तो कविता लिख जाती है। और कई बार ऐसा होता कि मैंने कई बार मुझे ऐसे भी मैंने कविताएं लिखी है, जैसे किसी विषय पर मैं देखा हूँ, किसी विषय वो आवश्यक विषय है या अनावश्यक विषय है, उस पर हमारे साथी कवि अपनी लेखनी को चला रहे हैं और मुझे कई बार ये भी लग जाता है, मुझे ये भी कहने में कोई संकोच नहीं, मुझे कई बार लगता कि वो जो है जो विषय लिखा जाना चाहिए या जिस भाव भूमि पे लिखा जाना चाहिए ये उस तरीके से नहीं लिखा जा रहा है, इस पर यूँ लिखा जाना चाहिए। तो तब मैं अवश्य लिखता हूँ, तब मेरा उस समय आप आयोजित कह सकते हैं कि मुझे लगता नहीं ये सही नहीं लिखा गया है, मुझे सही लिखना चाहिए, मैं सही लिखूं, तब मैं उसमें निश्चित बैठ करके उस पर चिंतन करके और मंथन करके तब मैं उसको मंथन से कविता लिखता हूँ, और एक होती मेरी सहज कविता निकलती है। तो दो प्रकार की स्थितियां होती है। सामाजिक मुद्दों की बात हुई तो मुझे याद आया कि आप एक संस्था भी चलाते हैं। जी, सृजन शब्द गंगा सामाजिक जो जी, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। राहुल जी, ये भी जो मैं मानता हूँ व्यक्ति भी एक संस्था का कार्य करता है कई बार, जरूरी नहीं को एक संगठित संस्था के माध्यम से हुआ जाए। व्यक्ति होता है, जैसे हम लोग आपसे जुड़े हुए, आपसे स्नेह है या हमारे और किसी मित्रों से हम जुड़े हुए हो सकते हैं, तो वैसे ही हम लोग हमारे मन में हम अपना कविता लिखते थे, कविता करते थे और अपने पेशे से में संलग्न थे। लेकिन मुझे एक मित्र हमारे हुआ करते हैं, उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि जो है आप संस्था बनाइए। तो उस समय मैं इसका बिल्कुल इच्छुक नहीं था कि ये कौन करेगा, ये संस्था का सब औपचारिक करें, दुनिया का सब करने का, अपना लिखते हैं ठीक है, पर्याप्त है, उतना हो सकता समय भी न दे पाए। लेकिन फिर हमारे मित्रों ने प्रेरित किया कि नहीं आप गोष्ठी कराइए, कवि सम्मेलन कराइए। कुछ मित्रों ने ही सलाह दिया कि नहीं आप लोग कराएं, मिलके सब लोग मिलके कराएं। तो हमने कहा ठीक है, वो मेरी अभिरुचि का भी कार्य था, तो हमने कहा ठीक है सब लोग करते हैं। तो हम लोगों ने मिल करके एक जो है कवि सम्मेलन कराया। वो कवि सम्मेलन बड़ा सफल सिद्ध हुआ। ये कब की बात है डॉक्टर साहब? ये बात है 2004 वगैरह की बात है, 2004-5 के बीच की बात है। तो बड़ा सफल कार्यक्रम हुआ। तो जब सफल हुआ तो मैं देखा जितनी समाचार पत्रों ने उसको कार्यक्रम को अच्छा सा उसका कवरेज किया और उसमें जो क्रेडिट जा रहा था वो सारा क्रेडिट मुझे ही मिल रहा था। तो मुझे लगा कि नहीं देखिए सबका सहयोग रहा, सबके सहयोग से मैंने कार्यक्रम किया, कार्यक्रम सफल हुआ है और क्रेडिट तो सबको जा रहा है, मतलब क्रेडिट सबको जाना चाहिए लेकिन मुझे ही मिल रहा है। तो मुझे लगा नहीं आप संस्था बना देनी चाहिए। तो तब मैंने संस्था का गठन किया, सृजन साहित्यिक एवं सामाजिक सेवा संस्थान। ये सन 2005 की बात है। इसके पश्चात वो यात्रा चलती रही। इसके बाद पश्चात मेरे मस्तिष्क में 2015 में मैं गया था काशी विश्वनाथ के दर्शन करने और वहाँ मैं अपने डॉक्टर अखिलेश मिश्रा जी हैं, IAS अधिकारी हैं और कवि हैं तो उनके घर में ही मैं, उनके पिताजी मुझे बहुत स्नेह करते थे, आज इस दुनिया में नहीं है, मुझे पुत्रवत ही हो जाए सहज थे, सबको मानते थे, तो हमें बहुत स्नेह करते थे। तो मैं गया उनके घर में ही, मैंने रुका था मैं, और उनके अखिलेश जी के छोटे भाई अवधेश जी हैं, उन्होंने मुझे एक पुस्तक आचार्य श्री राम शर्मा जी की लिखी हुई पुस्तक भेंट की और मैं काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करके उन्नाव वापस आ रहा था। अचानक पुस्तक पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में विचार आया कि दुनिया के प्रदूषणों से मुक्ति के लिए अभियान चलाए जाते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और ये तमाम प्रदूषण व्याप्त है, लेकिन समाज में शाब्दिक प्रदूषण एक ऐसा है
जो व्याप्त है और जिसको हम समाप्त भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शब्द कभी नष्ट नहीं होता है। बिल्कुल। तो एक बार हमने वायुमंडल में शब्द को विसर्जित कर दिया तो वो शब्द वापस नहीं लिया जा सकता है। बिल्कुल सही। तो मुझे लगा कि यार शब्द हमारे भावों और विचारों का मूर्त रूप है, तो हमें लगा कि यदि हमारे शब्द शुद्ध हो, भाव विचार शुद्ध हो, तो ये जितने अन्य प्रदूषण हैं, जल वायु ध्वनि, ये अनेक प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, ये सब नहीं होंगे यदि हमारे एक शब्द प्रदूषण दूर हो जाए। तो मुझे लगा हमको इसका अभियान चलाना चाहिए। पूरी दुनिया में इसकी कहीं कोई आवाज भी नहीं उठ रही है, तो मैं उन्नाव की धरा से पूरी दुनिया का एक पहला महाअभियान छेड़ूंगा। तो ये मेरे मन में वहीं से संकल्प आया बैठे बैठे। जी। तो मैं यहाँ आया और मैंने अपने सब शुभचिंतकों से ये बात साझा की। मैंने कहा मेरे मन में ऐसा ऐसा विचार आ रहा है और ये शाब्दिक प्रदूषण दूर होना चाहिए। तो सबने कहा कि नहीं, बहुत सही बात है। तो ये हमारे तब उसमें सृजन के तत्कालीन अध्यक्ष हुआ करते, संस्थापक अध्यक्ष राम किशोर सिंह बाबा जी, आज वो इस दुनिया में नहीं है, हमें पुत्रवत स्नेह करते। तो उन्होंने कहा नहीं दीक्षित जी, बहुत सही है, आप जो है इसमें इसकी एक संस्था अलग से बना दीजिए राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र की, और इसको शब्द गंगा शुद्धिविज्ञान संस्थान के नाम से हम लोगों ने संस्था सृजित की। और 2025 जनवरी 2015 को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इसका औपचारिक रूप से इसका उद्घोष किया। आंदोलन के रूप में ये हमारा अभियान प्रारंभ हुआ और आज ये चल रहा है। हम कहते हैं कि शुद्ध शब्द वायुमंडल में विसर्जित न किए जाएं, और यदि कभी भूल से, त्रुटि से, गलती से कहीं कोई अशुद्ध शब्द विसर्जित हो जाता है तो उसका शुद्ध शब्दों से हम लोग उसको शमन करें और वायुमंडल में शुद्ध शब्दों को ही विसर्जित करें। बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस संस्था के लिए, और इसी तरह आप काम करते जाएं। मेरा अगला सवाल डॉक्टर साहब ये होगा कि क्या कविता जो है, आजकल आप देख ही रहे हैं बहुत समाज में कई तरह के जो है प्रॉब्लम आ रही हैं, अन्याय हो रहे हैं, तो क्या कविता ऐसी भूमिका अदा कर सकती है कि अगर किसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई जाए तो क्या कविता उसका माध्यम बन सकती है? कविता देखिए हमेशा सशक्त माध्यम है और कविता ये कार्य हमेशा कर सकती है। अंगार को निकल कर आग उगलना बड़ी साधारण सी बात है। जहर को बुता कर साथियों अमृत बहाओ तो मैं समझूंगा कोई करामात है। और फूल फेंकिए जहां भी जरा सी जगह हो, कटीले पत बहुत हो चुके हैं, और दिल जीते सामर्थ्य सचमुच अगर हो, शस्त्र के आगे शीश तो हमेशा ही झुके। तो ये कविता कार्य कर सकती है। अक्सर डॉक्टर साहब ये देखा गया है कि एक जो कवि होता है और जो अच्छी कविताएं जब वो लिखता है तो काफी प्रख्यात भी होता है, तो जो उसके चाहने वाले हैं या जो उसके सुनने वाले हैं उनका एक वो बन जाता है, प्रोस्पेक्टिव कह लीजिए, या एक उम्मीद बन जाती है कि भाई हम इनको सुनते हैं, ये हमारे लिए इस तरह की कविता लेके आएंगे जो हमें पसंद है। तो क्या ये प्रेशर होता है, कभी कभी महसूस होता है अगर आप लिखते हैं कि नहीं यार हमको ये लिखनी है तो हमारे जो चाहने वाले हैं उनको अच्छी लगे, तो ये प्रेशर होता है कवि के ऊपर? मैं आपको बताऊं राहुल जी, कविता जो कवित्व है, कुछ ऐसे पेशे के तौर पर अगर हम कहें, आज कविता जो है कवि का पेशा भी बन गया है जी। कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको पेशे से संबद्ध नहीं किया जा सकता, उनके अंदर वो दिव्य होते हैं। जैसे आप कोई संत है, महात्मा है, कोई साधु है, कोई धर्मावलंबी है, वो पेशेवर उसको नहीं होना चाहिए, उसको धर्म को पेशा नहीं बना सकता, नहीं बनाना चाहिए जी। या कोई संत हो गया, संत को अपने वो संत है तो साधक है, उसको पेशा बनाने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं समझता हूँ कविता को यदि हम पेशा न बनाए, पेशे से ऊपर मान के चलें, ये हमारे पेशे से अलग है। पेशे अगर हमारा कविता पेशा बन गया तो फिर हम ये सोचेंगे कि किसको क्या अच्छा लग रहा, किसको क्या बुरा लग रहा, हम वो सुनाए जाके। किसी पार्टी वाले ने, राजनीतिक पार्टी वाले ने कार्यक्रम कराया तो हम सोचेंगे इसको हम उस पार्टी के मुताबिक अगर वहां सुनाएंगे तो वो हमको ज्यादा बुलाया जाएगा, फिर दूसरा अप्रिशिएट करेगा। तो अब हम समाज के प्रति निष्पक्ष नहीं रहे, समाज के प्रति हम अपने कर्तव्य बोध का या अपने दायित्व का सही पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रेरित हो गए वहां पे कि हम गए कि हमको इसने बुलाया है या हम जाएंगे वहां, इस तरह की कविता वो पसंद करेगा और कवि उसी हिसाब से कविता लिखने लगे। तो मैं समझता हूँ ये अपने कर्तव्य का जो उसको एक दैवी कर्तव्य मिला हुआ है, जो मां शारदे ने उसको वरदान दिया है, उस वरदान का सही वो पालन नहीं कर रहा है। कविता यदि बनी किसी की अनुगामी, कविता यदि बनी किसी की अनुगामी तो कवि धर्म कलंकित हो जाएगा।
तो कविता को अनुगामी नहीं बनना, कविता स्वयं में दिशा देने वाली होती है, किसी से दिशा लेकर के उस दिशा में चलने वाली नहीं होती। जी बिल्कुल सही बोला आपने, बहुत सही अच्छी बात बोली। एक और जो है मेरे मन में जब भी मैं सुनता हूँ, आपको सुनता हूँ या बाकी कवियों को सुनता हूँ, चाहे वो उर्दू के कवि हों चाहे वो हिंदी के कवि, अक्सर वो जो शब्दावली यूज करते हैं वो बहुत ही ज्यादा कठिन होती है। बीइंग ए मतलब नॉर्मल मैन, जो मुझे उतनी नहीं समझ में आती, तो क्या कविता कवियों को ऐसी लिखनी चाहिए जो सबके समझ में आए, सबके लिए हो, या फिर एक वर्ग के लिए हो कि हाँ भाई जो ज्ञानी है या उस तरह की जो लिटरेचर पढ़ते हैं वो समझ सके? नहीं, आप देखिए, कविता जन जन की वस्तु है, जन जन की कविता जन जन की होती है और वो जन भाषा में ही लिखी जानी चाहिए तो ज्यादा अच्छा होगा। जो आमतौर से लोकप्रिय भाषा हो, जो सहजता से समझी जा सके। बहुत क्लिष्ट लिखने का, जानबूझ कर क्लिष्ट लिखने का प्रयास, ये हठी प्रयास नहीं होना चाहिए। और इसको कठिन काव्य का प्रेत भी केशवदास, इसीलिए केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा गया। तो क्लिष्ट भाषा से क्या होता है, कविता की ग्राह्यता कम हो जाती है और उसका क्षेत्र सीमित हो जाता है। तो एक बुद्धिजीवी वर्ग के लिए, शिक्षित वर्ग के लिए ही सीमित रह जाएगा। जो हमारा जनमानस है, आम जनगण मन, इससे वंचित भी रह सकता है। इसलिए कविता की भाषा जानबूझ करके हमें क्लिष्ट नहीं करनी चाहिए। एक सुसंस्कृत, अच्छी परिमार्जित अच्छी भाषा होनी चाहिए, परंतु क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए, क्लिष्ट नहीं बनाना चाहिए कि जानबूझ करके हम उसको क्लिष्ट बनाएं। एक सवाल मेरा आपके लिए है कि जब भी आप मंच में खड़े होके, किसी भी मंच में खड़े होके अगर आप कोई कविता पढ़ते हैं, तो जो सामने लोग श्रोता बैठे हैं, उनके जो चेहरे की जो वो है, क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया है, वो कहाँ तक आप लोग को पढ़ने के लिए उत्साहित करती है या डिमोटिवेट करती है या मोटिवेट करती है, वो उससे कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, वो तो निश्चित रूप से अच्छा लगता है, यदि प्रतिक्रिया होती है, इसका मतलब कविता हमारी अप्रिशिएट की जा रही, समझी जा रही, जो बात हम कहना चाहते हैं वो लोग, इसका मतलब लोगों तक पहुंच रही है। तो वो उनकी प्रतिक्रिया हमें ये बताती है कि हमारी बात उन तक पहुंच रही है। अच्छा, जब इसकी बात हुई तो एक चीज और जानना चाहूंगा कि अक्सर लोग जो कवि होते हैं, आपके हिसाब से क्वालिटी होनी चाहिए या क्वांटिटी होनी चाहिए? क्योंकि आजकल अगर देखा जाए तो जो क्वालिटी है वो गिरती जा रही है और क्वांटिटी, अच्छा इसका रीजन भी है, मैं आपको बताऊं कि आजकल जो जमाना है वो रील का जमाना है। वो जो 60 सेकंड है उसमें हम सारी बात कह सकते हैं। तो क्या कवि, अच्छा कवि या कोई भी कवि हो, क्या 60 सेकंड में अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता है? राहुल जी, भैया आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। क्योंकि मैं बताऊं, ये जो है कविता संख्या पूरी करने के लिए, किताबें संख्या बढ़ाने के लिए नहीं चाहिए। बिहारी जी ने केवल सतसई लिखी और सतसई से इतना वो पॉपुलर हो गए, लोकप्रिय हो गए हम लोगों के बीच में। तो कविता मंथन के बाद लिखी जानी चाहिए, मंथन से निकलनी चाहिए। वो चाहे एक लिखी जाए, 4 पंक्ति लिखी जाए, 2 पंक्ति लिखी जाए, लेकिन वो अमृत की तो एक बूंद ही पर्याप्त होती ना। औषधि होम्योपैथी दवा लेते हैं, 1, 2, 4 बूंद डाल दी जाती, सब तो होता है, तो पूरा काम करता है। तो आप इतना नहीं कि बहुत उसको वॉल्यूम में बना करके 4 कविताएं पढ़ेंगे। चारों कविताएं अगर आपकी अच्छी नहीं, प्रभावी नहीं है, बात आपकी प्रभाव उत्पादक बात नहीं है, तो कोई उसका औचित्य नहीं रह जाता है। तो आप कम से कम, अच्छा इसी परंपरा में आपने कहा रील वाली बात, ऐसे में हाइकू का नाम आपने सुना होगा। हाइकू एक जापानी छंद है और उसका इतना प्रचार प्रसार इस समय पूरी दुनिया में वो हाइकू छा गया है और हाइकू का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो हाइकू में क्या होता है कि 17 अक्षरों में कम शब्दों में पूरी बात कह दी जाती है, उसकी एक विशेषता है। तो यानी जब हम कम शब्दों में 17 अक्षरों में अपनी बात कह सकते हैं, तो क्या जरूरी है तब विस्तार देने की जरूरत है। मैंने भी एक हाइकू की पुस्तक लिखी है, मैंने पढ़ी, हाइकू मंत्र। वो भी एक लोगों को प्रेरित किया था कि उन्नाव से कोई हाइकू पे किसी ने नहीं लिखा, उनके संज्ञान में था, मेरे भी संज्ञान में आया, शायद किसी ने नहीं लिखा। तो मुझे लगा उन्नाव को तो साहित्य की राजधानी की संज्ञा से अभिहित किया जाए तो भी अतिशयोक्त नहीं होगा, क्योंकि अगर उन्नाव के साहित्यकारों के साहित्य के साहित्य को हटा दिया जाए तो साहित्य के इतिहास में कोई बचेगा ही नहीं। तो हमें लगा कि उन्नाव हाइकू में तो पीछे रहे। तो कोविड काल चल रहा, तो कोरोना काल में मेरे अंदर प्रेरणा आई, मैंने कहा इसमें थोड़ा सा वर्क प्रेशर भी कम है, मैं चाहूँ तो कोरोना काल में इधर वो हाइकू लिख सकता हूँ। मैंने कोरोना काल में एक हाइकू की पुस्तक लिखी, वो हाइकू पुस्तक हाइकू छंद है।
तो वो हाइकू में यही विशेषता है कि 17 अक्षरों में पूरी बात कह देना। तो कम शब्दों में, चाहे वो रील में हो, कविता में हो या किसी हो, कविता मंत्र का कार्य कर देती है। मंत्र, हमारे मंत्र कविता ही तो है जी। वो उसमें तो बहुत ज्यादा शब्द नहीं होते हैं, मंत्र तो उसमें पूरी बात कह दी जाती है, पूरा उसका प्रभाव होता है। तो क्वांटिटी नहीं बढ़ाने की, क्वालिटी देखने की जरूरत है। जी। अब इसी बात पे मेरे मन में एक और सवाल आता है कि कविता इम्पोर्टेंट है या प्रेजेंटेशन इम्पोर्टेंट है? बहुत अच्छी बात है। देखिए, प्रस्तुतिकरण में आप वही कह लीजिए, दोनों में अंतर इतना ही है कि जो कविता है वो आत्म तत्व है। या यूं कह लीजिए, जैसे आप बैठे हैं, आपके शरीर में मेकअप कर दिया जाए, पाउडर लगा दिया जाए, तो पाउडर लगाने से आप अच्छे दिख रहे हैं, अच्छा हो गया है। मूल स्वरूप तो नहीं बदलेगा, है ना, मूल। लेकिन जब पाउडर लग गया, और अच्छा पाउडर अगर लगा दिया जाए, कोई निर्जीव आदमी हो, उसमें दमहीन हो बिल्कुल, उसमें पाउडर लगा दिए तो भी बेकार है। मतलब कितना पाउडर लगा दो, तो मर्द है तो कोई मतलब ही नहीं। तो इसलिए कि वो मुख्य तो वही है जो आपका कविता है, लेकिन प्रस्तुतिकरण निश्चित रूप से काफी योगदान देता है कि वो सही बात को उस लोगों तक पहुंचाने में और प्रभावी तरीके, आकर्षक तरीके से पहुंचाने में। कई बार कुछ लोग प्रस्तुतिकरण से ही खराब चीज को भी सही, जैसे आपने अच्छे से आपका व्यंजन गड़बड़ बना हो भोजन, और आप अचार रख दीजिए, तो अचार के सहारे भोजन निकल जाता है आदमी। तो वही बार कई बार होता है गड़बड़ कविता की प्रस्तुतिकरण के बहाने चली जाती। अब उनको कंठ का वरदान मिला हुआ है, सुंदर स्वर है, और प्रस्तुतिकरण थोड़ा सा अभिनय भी कर लेते हैं कुछ लोग, तो उससे भी उनका काम बन जाता है, कविता को बात प्रभाव छोड़ जाता है। तो वहां आशय कि हमने ऑडियंस पे प्रभाव छोड़ दिया। लेकिन कविता तो कविता होनी ही चाहिए। अगर कविता नहीं है तो कोई औचित्य नहीं रह जाता। और वो अच्छा, जो कविताएं ऐसी अच्छी नहीं होती, वाचिक परंपरा में तो ठीक है, प्रस्तुतिकरण की महत्ता आ गई, लेकिन वो कविता पठनीय नहीं रह जाएगी। यदि कविता अच्छी नहीं लिखी है, आप उसको कविता को प्रस्तुत करके प्रस्तुतिकरण से तो लोगों को थोड़ी देर के लिए रिझा सकते हैं जी, लेकिन जब वो कविता पढ़ने में आएगी और उसका पठन पाठन किया जाएगा, तो वो लोग कविता नहीं समझ में आएगी। तो इसलिए कविता अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि शाश्वत कविता ही है। एक चीज आपने अक्सर सुनी होगी, अखबारों में भी पढ़ा होगा, टीवी में भी देखा होगा, कि कोई आदमी रात में सोया और सुबह उठा, उसने बोला कि भाई आज मुझे भगवान के दर्शन हुए, उन्होंने मुझे ये करने को कहा, फिर उसने वो किया। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि रात में सपने में आपने कोई कविता मतलब कुछ कविता का कुछ आया और सुबह आपने लिख दी और सोचा कि यार ये मुझे रात में सपने में कविता आई थी? ऐसा मुझे एक आध बार ये हुआ कि मुझे लगा कविता में शब्द में सोते में पूरी कविता लिख गए। अच्छा। और वो अच्छी कविता लिख गए, मतलब 8, 12, 14 पंक्ति की भी हो गई होगी शायद। ऐसा लगा मुझे, एक आध बार ऐसा हुआ है मुझे, मतलब वो भी तुकांत लिख गए, लेकिन जैसे नींद खुली वो पंक्तियां विस्मृत हो गई। ऐसा ये हुआ है। और मैंने ऐसी कविताएं तो कई संवाद लिखे हैं, ये मैं स्वप्न में मेरा नारद जी से वार्तालाप है, ये है इस तरह का, तो मैंने उसकी कविताएं लिखी हैं। लेकिन जो इस तरह का भी हुआ है कि हकीकत में मैंने मुझे लगा कि स्वप्न में मैंने लिखा, लेकिन उसके बाद वो जब जाग गए, जब जैसे नींद खुली, तो वो पंक्तियां विस्मृत मतलब याद नहीं रही, वो याद नहीं उनको। अगर हम एक हाइपोथेटिकल बात कर ही रहे हैं, तो एक सवाल मेरा ये होगा, अगर आपको तुलसीदास जी या मीराबाई से कभी मिलने का मौका मिले, तो आप उनसे क्या पूछना चाहेंगे? अब उनसे तो हम यही कहेंगे कि कुछ ऐसा माहौल बनाए, कुछ जो हमारे आधुनिक कवि हैं, इनके लिए कुछ संदेश दे दें, है ना। क्योंकि वो जो उन लोगों ने लिखा है बड़ा, मैं तुलसी को तो मैं देखता हूँ कि इतना सफल कवि बहुत ही कम मिलेंगे। तुलसी ने तो अपने ग्रंथ को, एक साहित्यिक रचना को धर्म ग्रंथ बना दिया। ये एक साधारण बात नहीं थी। रामचरितमानस घर धर्म ग्रंथ के रूप में भी वो स्वीकृत है। तो वो पूरी निष्ठा से, समर्पण से और एक सद्भावना से लिखी गई पुस्तक है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाई, रामचंद्र जी कहते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाई। तो वो इन सुंदर भावनाओं से जब रचना की जाती है, तो मैं समझता हूँ इसमें मैं कहूंगा कि ये
ये लोगों को कुछ संदेश मिल जाए, उनसे प्रेरणा मिल जाए, या वो आज होते तो लोगों से कहते, उनसे क्या कहते, ये लोगों को लगे कि ये दिव्य ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है, दिव्य शक्ति प्राप्त हुई कविता लिखने की, इसका दिव्यतम ही उपयोग करें, इसके उपयोग के स्तर को न गिरने दें किसी प्रकार से भी जी। और अपने को निरपेक्ष रखते हुए आप समझें कि आप सर्वोच्च हैं, आप राजनीति से पृथक हैं, समाज से वो है, आप दिशा देने वाली, अनुगामी बनने वाले नहीं। तो डॉक्टर साहब, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, ये तो बात हो गई, अब जिस टाइम पे आज हम हैं, आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में जो कविता लिखने का जो तरीका है, क्या वो चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, या किस नजरिए से देखते हैं आप इसको? देखिए, कोई चीज की अति होती है राहुल जी। अगर कविता में कुछ चीजों में कई बार गिरावटें भी हुई हैं, मंच के स्तर में वाचिक परंपरा में गिरावट हुई है जी। मंच में भी एक समय हम लोगों ने देखा था, और हम लोग दरी पे बैठ के कविता सुनते थे जी। अपने बचपन की बता रहा हूँ, उस समय मैंने वो पुराना तो पहले नहीं देखा, लेकिन मैंने डॉक्टर विजयेंद्र अवस्थी को सुना हुआ है, गोपाल दास नीरज को मैंने दरी पे बैठ के सुना हुआ, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन को सुना हुआ है, बेकल उत्साही जी को मैंने सुना हुआ बैठ करके, बाल के बैरागी जी को मैंने दरी में बैठ के सुना, और इन लोगों को मैंने बैठ करके दरी में सुना हुआ। तो एक कविता होती थी और विशुद्ध एक माहौल, कोई चुटकुलेबाजी लफाजी, मैंने उसमें माणिक वर्मा जी को मैंने सुना हुआ, उनके व्यंग को सुना हुआ है, शैल चतुर्वेदी को मैंने सुना हुआ है, और अशोक चक्रधर को मैंने सुना है, मधु पांडे जी को मैंने सुना है। ये लोगों को ये दौर था, कविता के मंच पे कोई चुटकुले नहीं थे जी, लफाजी बिल्कुल चुटकुले नहीं थे। अब आजकल तो लाफ्टर कहते, लाफ्टर वाला एक लाफ्टर लिख देते कई बार, कभी से लाफ्टर। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ, जैसे रामलीला हम लोगों के बचपन में हुआ करती, रामलीला अभी भी होती है रामलीला, तो रामलीला में एक पात्र जोकर का भी रहता है, तो मैं समझता हूँ उसी से डाइजेस्ट कर लेता हूँ कि वो यानी जोकर है। लेकिन शायद ये बदल गया है डॉक्टर साहब, क्योंकि जो हास्य कवि, जो हास्य विधा है, हास्य कवि तो पहले भी होते थे, आज भी होते हैं, पर चेंज क्या हुआ? नहीं, चेंज ये कि चुटकुलों से गिरा कविता होती थी, हास्य कवि में कविता होती थी, हास्य आज की कविता नहीं है। या ये जो व्यंग है, वक्रोक्ति है, वक्रोक्ति कविता की आत्मा में है, वक्रोक्ति के बिना कविता हो ही नहीं सकती। लेकिन ये वक्रोक्ति के स्तर को चुटकुलों में और एक लफाजी के संवाद में उतार देना, और फिर वो चुटकुला कॉपी पेस्ट करके मौलिकता भी नहीं उसमें खो गई कि वो एक ने कहा, दूसरे ने कहा, 40 लोग उसी एक चुटकुले को कह रहे हैं, तो वहां वो कविता नहीं रहा ना। वो पहले हमारे हास्य के कवि जो होते थे, व्यंग के कवि, मंच पे जो हम लोगों के बचपन में जो हमने देखा, उसमें केवल जाते थे, कविता पढ़ते थे, और अपना उनका परिचय हुआ, संचालक ने परिचय दिया, वो कविता पे शुरू हो जाता था, और बड़ा लोग आनंदित होते, पूर्ण आनंद आता था। कहाँ, हमें तो समझता हूँ आज से ज्यादा आनंद आता था, हम जैसे लोगों को तो आज उसमें चुटकुलों में आनंद नहीं आता। जब सुनाता था सोचते कविता कब सुनाएगा, कई बार इंतजार करते करते कि वो कविता कब सुनाएगा, और वो वक्त ही खत्म हो जाता, बाद में उसने कविता सुनाता ही नहीं है, वो केवल चुटकुले कह के चला जाता, या उसने तो एक मुक्तक पढ़ दिया, लास्ट में काम खत्म हो गया। तो ये गिरावट है, ये गिरावट, ये लेकिन अब ज्यादा दिन तक चलेगी नहीं, क्योंकि इसकी भी अति होती है, जीत की अति होती है, लोग जागृत हो रहे हैं, परिवर्तन होगा, और कविता फिर अपने आप को पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ अपने को स्थापित करेगी। मुझे लगता है आपकी जो संस्था है वो इसमें एक महती भूमिका भी निभा सकती है, क्योंकि इस चीज को, जैसा आपने बताया कि इसको सही करना पड़ेगा, तो आपको क्या लगता है कि क्या कदम उठाए जा सकते हैं इसको सही करने? नहीं, हम लोगों ने प्रारंभ किया है, तो हम लोगों ने इसी श्रृंखला में एक कार्यक्रम काव्य गंगा का श्री गणेश किया हुआ है, उसके 3 कार्यक्रम हम लोग कर चुके हैं, 4था कार्यक्रम मार्च में प्रस्तावित है जी। तो उसमें हम लोग करते हैं कि जो नवोदित अच्छे कवि हैं, अच्छे बच्चे हैं, जिनके अंदर प्रतिभा है, लिखना चाहते हैं, सही उनको मंच नहीं मिल रहा है, हम उन बच्चों को उसमें आमंत्रित करते हैं, 8-9 बच्चों को, और उनको कविता पाठ उनका करवाते हैं, उनका सम्मान यथोचित करते हैं, और एक प्रमुख अतिथि कवि को भी आमंत्रित करते हैं, एस्टेब्लिश जो मतलब मार्गदर्शन कर सके, लोगों को सुन सके, प्रतिष्ठित कवि है, और प्रमुख अतिथि कवि के रूप में आमंत्रित करते हैं, उसका भी सम्मान करते हैं। और ये इस तरह हम उनको देने का, बच्चों को भी जो नवोदित हमारे रचनाकार हैं उनको भी आगे बढ़ाने का कार्य, प्रोत्साहित करने का कार्य, और प्रमुख अतिथि कवि को भी अच्छे से सुना जा सके, एक अच्छे साहित्य साधक को उसकी साधना का प्रसाद लिया जा सके, इसके लिए हम ये कार्यक्रम भी प्रारंभ कर दिए हैं। और इसी मानक के साथ हमारा जो वार्षिक कार्यक्रम होगा उसमें भी हमारा प्रयास होता है कि मानक किसी प्रकार से गिरने न पावे, वाचिक परंपरा में भी अच्छे लोग स्थापित हों, और जिनकी पुस्तकें प्रकाशित नहीं हो पा रही हैं, हम प्रयास उसमें भी लगे हुए हैं कि किसी प्रकार से हम लोग आपस में कुछ धन संकलित करके, व्यवस्था करके कैसे भी बन सके,
प्रकाशकों को प्रेरित करके उनकी पुस्तकों को भी प्रकाशित कराने का कार्य कराए। डॉक्टर साहब, आज की अगर मैं बात करूं, अभी कुछ ही दिन पहले चाइना ने एक अपना एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है डीप सीक। मैं उसे कल यूज कर रहा था, तो मैंने कुछ प्रॉम्प्ट लिखा कि हिंदी में ही लिखा कि मुझे इस तरह की ऐसी ऐसी कविता चाहिए, और मैंने जैसे ही इंटर किया वैसे ही उसने मुश्किल से 2 सेकंड नहीं लगे होंगे, उसने पूरी एक कविता 24 लाइनों की लिख दी, और कुछ हद तक वो कविता अच्छी भी थी। तो अब आज अगर ये हम देख रहे हैं तो आने वाले टाइम पे ये और रिफाइन होगा। तो आपको क्या लगता है कि कवि और एआई में कविता के प्रोस्पेक्टिव से क्या प्रतिस्पर्धा होगी? एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी जी। देखिए, मैं राहुल जी बताऊं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब मनुष्य के मस्तिष्क का खेल है जी। और कविता हृदय की वस्तु है। बिल्कुल ठीक। कविता दिमाग की नहीं, दिल की वस्तु है। इसलिए दिल पे दिमाग का कब्जा इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। और कविता वो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिख तो यो शब्द शिल्प तो गढ़ सकते हैं, आ सकता है, लेकिन जो वास्तविक है, वास्तविक कविता को चुनौती नहीं मिलने वाली है। क्योंकि वास्तविक कविता तो लिखी नहीं जाती, कविता लिख जाती है, कविता अवतरित होती है, कविता प्रस्फुटित होती है, कविता अविनाशी अजन्मा है, कविता से आलोक जन्मा है। तो कविता जो अविनाशी अजन्मा कविता है, इसको कोई जन्म देने का कार्य नहीं कर सकता है। ये कविता तो अवतरित होगी और अवतरित होकर के अपना ही ऐसे ही कार्य करती रहेगी। तो कविता दिल की वस्तु है। आजकल आपने एक चीज और भी देखी होगी डॉक्टर साहब कि कविता पहले मंचों में पढ़ी जाती थी, छोटा सा गोष्ठी कर ली उसमें पढ़ी जाती थी, लेकिन अब जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ा है इसका दायरा भी बढ़ा है। अगर हमें कुछ प्रॉब्लम आई है सोशल मीडिया से तो कुछ लाभ भी मिले हैं। खासकर मैं अगर कवियों की बात करूं तो आपको क्या लगता है कि ये सोशल मीडिया आने से ये जो कविता का जो दायरा है वो बढ़ा है? मैं फिल्मों की बात करूं उसमें भी कविताएं जो है संगीत के रूप में, गीत के रूप में आई हैं। तो सोशल मीडिया आने के बाद से, क्योंकि आप पहले भी आप कविता लिखते थे जब सोशल मीडिया नहीं था और आज भी लिख रहे हैं, कितना चेंज देखते हैं और क्या लाभ हुआ है? हमने जो प्रॉब्लम आ रही वो तो बात कर ली, इससे लाभ क्या हुआ? देखो, मैं देख रहा हूँ राहुल जी, सोशल मीडिया आने से लाभ तो बहुत मिला है। हर व्यक्ति पत्रकार हो गया है, सबके पास अपना प्रचार प्रसार कर सकता है, स्वतंत्र है। पहले हम लोग सोचते थे एक अखबारी माध्यम था, कविता छप जाए या कविता या हमारी बात जो हमने गोष्ठी किया या जो भी कोई कार्यक्रम किया वो लोगों तक पहुंच जाए, तो उसका माध्यम अखबार था, या समाचार जो टीवी वगैरह में आते थे वो समाचार माध्यम था। आज के समय में अपने हाथ में आ गया, हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल दिया, फेसबुक पे डाल दिया, एक्स पे डाल दिया गया, व्हाट्सएप पे चला दिया गया, ये सब हो गया है। तो इससे कविता के प्रचार प्रसार को गति मिली है निश्चित रूप से। जो पहले नहीं था वो कमी पूरी हुई, आज हमारे हाथ में आ गया। लेकिन मैं बताऊं, सोशल मीडिया का उपयोग कम, अब दुरुपयोग ज्यादा होने लगा है। उसका परिणाम ये भी होने लगा कि हमारी कविता है, हमने स्वयं में एक आध बार ऐसा देखा हुआ, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं हूँ उसी व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने जैसे कोई कविता मैंने पोस्ट कर दी, डाल दी, और पता लगा वो कौन ग्रुप में भी डाल दी हम, और किसी अन्य ग्रुप से उसने, किसी व्यक्ति ने उस कविता को, उसे हमारा नाम हटा करके उन पंक्तियों को पोस्ट कर दिया जी। और हम उस ग्रुप में भी पोस्ट करा जिसमें मैं भी हूँ। तो मैंने एक बार मैंने उनको भैया फोन मिलाया, हमने कहा भैया आपने ये पोस्ट किया? बोले हाँ। हमने कहा, तो हमने कहा ये आपको तो हमने कहा मैंने इसमें किसी का नाम लिखा था, उन्होंने स्वीकार किया। तो हमने कहा आप नाम हटाया दो। तो हम बोले अरे हमने ऐसे डाल दिया, ये कर दिया। तो हमने कहा भाई ऐसा है आपको, बोले भैया, तो हमने कहा, बोले मुझे अच्छी लगी तो मैंने डाल दिया। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, कभी अच्छा ही लगी आपने डाल दिया, लेकिन क्या नाम आपको बहुत खराब लगा? क्या नाम इतना खराब आपको नाम लगा कि नाम हटा दिया जाए? अरे नहीं, वो गलती हो गई, त्रुटि हो गई, उन्होंने स्वीकार किया। तो ऐसा भी लोग कर रहे हैं। कभी कभी ऐसी पंक्तियां लेकर के वो मंच में जाके पढ़ भी देते हैं। हमने यहाँ लिखी हो, वो कहीं जब तक हम उसको पढ़े इसके पहले भी वो पढ़ सकते हैं, हमसे पहले कहीं मंच मिल गया उनको। तो अगर मंच की गणित में वो हमसे ज्यादा आगे हुए तो ये भी संभव है कि हमारी पंक्ति को वो मंच तक पहुंचा देंगे, तो वहां पढ़ाएंगे। तो ये भी सब हो रहा है। सोशल मीडिया का ये दुरुपयोग भी हो रहा है कि बहुत ज्यादा उसको लोग अच्छा उसमें जो ज्यादा सी बात को भी जो पोस्ट करने वाली, क्योंकि पत्रकार का एक धर्म होता था, पत्रकारिता भी एक धर्म है राहुल जी। उस पे ये उसको समाज के प्रति उसका क्या दायित्व है, क्या समाज के प्रति उसका कर्तव्य है,
इन बातों को दृष्टिगत रखते हुए ही उसको पत्रकारिता करनी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समाज में किसी बात का गलत संदेश ये न पहुंच जाए। हम कविता लिख रहे हैं तो हमें ये मतलब नहीं है स्वतंत्रता नहीं, कविता हमारी व्यष्टि की वस्तु है, लेकिन जब वो लिख जाती है तो वो समष्टि की वस्तु बन जाती है। तो इसलिए हमें ये क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, हमें ये ध्यान देना है कि समाज में इसमें क्या संदेश जाएगा। उसमें हमें आदर्श की बात, उसमें आदर्श समाज होना चाहिए। कविता में यथार्थ बोध होता है, लेकिन यथार्थ बोध के साथ उदात्तीकरण, जो कविता में उदात्त भाव होना चाहिए, उदात्त भाव यदि नहीं तो कविता नहीं है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए सोशल मीडिया में भी जो पोस्ट डाले हमें डालने के पहले ध्यान रखना चाहिए कि समाज के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं तो वो समाज में प्रस्तुत करने रखने लायक वस्तु है कि नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। इन बातों का ध्यान देने की आवश्यकता है। सर, आपके हिसाब से आदर्श कवि की परिभाषा क्या हो? देखो, कवि तो हर कवि आदर्श होता है यदि कवि है तो। कवि होना कठिन है, कवि यदि है तो वो आदर्श है। सबसे बड़ी विसंगति ये है, यदि वो कवि है तो आदर्श है, अब कवि नहीं है तो फिर आदर्श की तो बात ही खत्म हो जाती है। डॉक्टर साहब, हम आज के इस पॉडकास्ट के अपने आखिरी सेक्शन में आ गए हैं और मैं आपको बता दूं, इसे मैंने जो नाम दिया है वो वन वर्ड आपको चूज करना है। मैं आपको 2 वर्ड दूंगा, आपको एक चूज करना है और एक ही चूज करना है। आप कारण जरूर बता सकते हैं कि आपने वो वर्ड क्यों चुना। तो मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि आप अपने प्रोस्पेक्टिव से बताइएगा कि गजल या मुक्तक आप किसे चुनेंगे, तो क्यों? मुक्तक चुनेंगे। क्यों? इसलिए कि उसमें गजल तो शेर, दोनों शेरों से, तो गजल के शेर की बात होगी तो हम शेर चुन सकते हैं, शेर और मुक्तक को बराबर रख सकते हैं हम। और पूरी गजल तो मुक्तक में चार पंक्तियों में अपनी बात को कम शब्द में कह सकते हैं पूरी बात को। इसलिए अगर आप कविता लिख रहे हैं मान लीजिए, तो आप कागज में कविता लिखना पसंद करेंगे कि आजकल मोबाइल या लैपटॉप? इस समय तो यथार्थ है कि मैं स्वयं में मोबाइल में लिखने लगा हूँ, क्योंकि मुझे आसान हो गया। तकनीक के माध्यम से डायरी आ गई और मुझे जब भी समय मिला मैं लेटे लेटे भी लिख लेता हूँ। और कागज से कलम से लिखता हूँ, लेट के मैं नहीं लिख पाऊंगा। तो कभी कभी होता मैं विश्राम की स्थिति में हूँ, रात में शयन से पहले मुझे लिखना, मैंने चिंतन किया तो वो लिख लेते हैं। और उसमें कविता का मीटर भी मुझे देखने में बड़ा थोड़ा आसान रहता है। यदि कहीं मीटर मिलाना हो तो उसमें लैपटॉप, इसमें मीटर बहुत आसानी से दिख जा रहा है। तो मतलब इधर उधर एक पहली से दूसरी पंक्ति, दूसरी से तीसरी पंक्ति बहुत ज्यादा अंतर से नहीं भागती है। तो मैं देखता हूँ तो जो मुझे मोबाइल में लिखना इस समय आसान ज्यादा प्रतीत हो रहा है। इतना तकनीक का लाभ ले रहा हूँ। प्रेम कविता, प्रेम की कविता या देश प्रेम की कविता, आप किसे चुनेंगे? देखो, देश प्रेम तो सर्वोपरि है और वो प्रेम जो होता है, देश प्रेम एक ऐसा प्रेम होता है, वो प्रेम जो मैंने कभी लिखा था कि वो किसी ने कहा मोहब्बत पे नहीं लिखा, मैंने लिखा मोहब्बत दिल में होती तो बस होती है। मोहब्बत दिल में होती है तो होती है, क्या इजहार इश्क की जरूरत होती है। तो उस प्रेम को मुखरित करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन देश प्रेम जब हम मुखरित करते हैं तो वो हमारी जो एक समन्वय शक्ति बढ़ती है, उसमें श्रीवृद्धि होती है और एक हमारे अंदर राष्ट्र के उन्नयन का भावबोध जो हमारे जनसमूह में, जनता जनार्दन में जागृत होता है, वो श्लाघनीय होता है। तो देश प्रेम है, वो सर्वोपरि है। अगला सवाल मेरा है, कबीर या तुलसीदास? देखो, दोनों में वैसे अब आज के समय में अगर हम कहेंगे तो कबीर की भी स्वीकारोक्ति को हम नकार नहीं सकते, क्योंकि इतना बेबाक लिखने वाला, इतना साहसी लिखने वाला कोई मिलेगा नहीं कि वो लिखता है काका पाखा जो जोड़ के मस्जिद ले बनाए ताज मुल्ला बाग दे बैठा हुआ खुदाई है। और वो कहते हैं कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताती ये चाकी भली इश्क है संसार। ऐसा बेबाकी से कहने वाला साहसी कोई नहीं मिलेगा। तो कबीर को भी कहीं मतलब, हालांकि तुलसी का भी अगर आज तक बुझाते तो उनकी उपादेयता अपनी जगह पे अलग है, लेकिन ये बड़ा संकट का विषय हो जाएगा। किसी को भी सबकी एक माता, हालांकि सदुक्कड़ी भाषा और व्याकरण की दृष्टि के तुलसी पुष्ट हो सकते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि जो बेबाकी और कविता की आत्मा के भाव से कबीर भी कहीं कमता नहीं है। तो मतलब आपने कबीर चुना? अगर आप कहेंगे तो मैं कबीर को नहीं नकारूंगा, क्योंकि बेबाकी से कहने वाली बात, मुझे लगता है कि कविता में बेबाकी से पूरी बात कही जानी चाहिए और बिल्कुल निरपेक्ष होकर कहा जाना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा धर्म देखिए मानव धर्म है। मानव धर्म से बड़ा और इंसानियत मानवता के लिए कबीर ने
बहुत लिखा, यही कबीर के कहा भी जाता कि उनके हिंदू मुस्लिम में उनके शौक को लेकर बंटवारे की भी बात हो गई थी। तो वो बेबाकी से बात जो मानव धर्म है, ये सब जो बनाए गए हैं, हमने ये पूजा पद्धतियां बनाई गई हैं, और ये सब पूजा पद्धतियों को दिग्भ्रमित करके, और यही पूजा पद्धति आज राजनीतिक लोगों के लिए टूल बन गई है ब्लैकमेल करने के लिए। और ये जब ब्लैकमेल करते हैं धर्म के नाम पे, तो आप ये चाहे कोई धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे या जाति के नाम पे, तो आप समझिए जो मूल कर्तव्य जो है किसी का, वो अपने मूल कर्तव्य से विरत होगा या उसमें कहीं कमतर पड़ रहा, तभी तो वो दूसरे का सहारा ले रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए वो कबीर की उपादेयता आज के समय बड़ी प्रासंगिक हो, काश कबीर आज होती। कुमार विश्वास या शैलेश लोढ़ा? देखिए दोनों का अपना एक अलग है, अब से उसमें बड़ा कठिन है, अगर दोनों को तो चुने तो ये भी देखो किस रूप में आप करें। या चलिए मैं इसको अलग फ्रेम कर देता हूँ, युग कवि या कवि, एक चुनना है। देखो कवि यदि है तो वो हर कवि युग कवि होता है, युग कवि कोई नहीं है। युग कवि हर कवि युग कवि। अगर किसी की ब्रांडिंग हम युग कवि से कहें तो क्या बाकी कवि युग कवि से बाहर है? कविता कालजयी होती है, कविता युग युग कवि युग युग का होता है। नहीं, आजकल लोग लिख रहे हैं युग कवि। तो लिखने को तो किसी को कोई ब्रांडिंग, कोई लिखने लगे, अभी हमारे 4 साथी लिखने लगे, आप ही एक समूह बना लीजिए, आप लोग जिसको लिखने लगे, हमारे लिए कुछ करने लगे। अब वो राजनीति में फेंकू कर रहे थे, आप किसी एक के लिए समझ जाते ब्रांडिंग कर दिया, क्या जरूरी वो फेंकू हो? आप लोगों ने ब्रांडिंग कर दी फेंकू है, तो वो फेंकू के लोगों में समझा जाता। आप लोग कह देते वो पप्पू है, तो उसको पप्पू के लोग में समझ जाते हैं लोग ये पप्पू है, आप ही लोगों ने ब्रांडिंग कर दी। इसी तरीके से वो कहते हैं कि वो मफलर वाला, तो मफलर तमाम लोग पहनते हैं हिंदुस्तान में, अब वो एक ही जगह आप समझ जाते हैं मफलर की बात हो रही। तो इसी तरीके से आपने लोगों ने ब्रांडिंग युग कवि करने में लगे हुए हैं, एक समूह लगा हुआ, कोई युग कवि नहीं है, सब युग कवि है। पर्टिकुलर एक विशेष नहीं, अगर कोई युग की बात करे कविता, वो कविता कालजयी होती है। वो नहीं, मैंने लिखा था कभी, पल पल ऐसे बीत रहा है जैसे दिन को रात, रात को दिन जीत रहा है, सूरज चंदा की आंख मिचौली में दिन प्रतिदिन बीत रहा है, और समय शिला पर छोड़ रहा जो अपनी निशानी, वह कालजयी युग जीत रहा है, वह कालजयी युग जीत रहा है। तो आपने राजनीति के जो 3 दिग्गज हैं, जो उनकी उपाधि उनको मिली है, उनकी बात कर दी है, तो मेरा अगला सवाल इसी से है कि राहुल गांधी या केजरीवाल, एक चुनना है। नहीं, अब इसमें व्यक्ति किस रूप में चुनना है, ये रूप वो आपके ऊपर। नहीं, मतलब इनको राजनेता के रूप से। चलिए देखो, मैं समझता हूँ स्वस्थ लोकतंत्र के लिए दोनों की आवश्यकता है। एक कोई ऐसा करे कि एक को सत्ता में बिठाए तो दूसरे को विपक्ष में बिठाए, क्योंकि अगर आप सत्ता में बिठाएंगे तो किसको बिठाएंगे? मैं जिसे अवसर नहीं मिला है उसे पहले बिठाता जाऊंगा, उसका भी देख ले परिवर्तन प्रकृति का नियम है, देख लिया जाए, मतलब उसके बाद भी बदला जाए। राहुल गांधी तो मतलब ये एक बात ये कहेंगे, वैसे मेरा किसी पार्टी या विशेष से किसी संबंध नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि मोदी जी अच्छा करें, मोदी जी चलते रहे जब तक अच्छा करने की ऊर्जा उनके अंदर है, लेकिन जब ऊर्जा क्षीण होती तो विपक्ष में आ जाए वो, या विपक्ष में कोई सत्ता में कोई दूसरा आ जाए, क्योंकि लोकतंत्र के लिए विपक्ष, सशक्त विपक्ष होना बहुत आवश्यक है। और इस समय विपक्ष कमजोर हमारा प्रतीत होता है, इसीलिए कवियों का दायित्व बढ़ जाता है, हमारे कवियों का दायित्व बढ़ गया है, वो विपक्ष की भूमिका में थोड़ा आ जाए तो मैं समझता हूँ ये सरकार के लिए और देश के लिए भी अच्छा होगा, हितकर होगा। लेकिन आपने एक नहीं चुना। एक चुना राजनीतिक प्रश्न से राहुल जी मैं थोड़ा दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक अच्छा चलिए इसको फ्रेम कर देते हैं दूसरी तरीके से, राहुल गांधी या मोदी? नहीं, तो बात तो वही हो गई ना, बताओ, राहुल गांधी को भी अवसर मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई कांग्रेस का समर्थन नहीं हूँ, न कोई उसका सदस्य हूँ पार्टी का, लेकिन अवसर मिलना चाहिए। देश की सेवाएं, विपक्ष की भी अच्छी सेवाएं दे, वो भी एक सेवा महत्वपूर्ण नहीं है। इस समय विपक्ष के नेता है, एक स्वस्थ विपक्ष की अच्छी भूमिका को निभाए, वो भी स्वीकार है। चलिए इसको यहीं छोड़ देते हैं। कल्पना से लिखी हुई कविता आप चुनेंगे या अनुभव से लिखी हुई कविता, आप किसको चुनेंगे? एक चुनना है, यहाँ पे प्लीज पॉलिटिकल मत होइएगा। हाँ नहीं, देखिए, अनुभव तो अपने साथ जुड़ा होता है, अनुभव तो हम छोड़ ही नहीं सकते हम। कल्पना भविष्य की शक्ति है। पुराने कवि को काल दृष्टा भी कहा गया है जी, कवि भविष्य दृष्टा भी होता है। भूत, वर्तमान और भविष्य, इसको देखने की शक्ति, सामर्थ्य कवि के अंदर होती है। तो इसलिए वो कल्पना, जो भविष्य को देखने की हमारी शक्ति है, वो कल्पना है, तो दोनों उससे हम विरत नहीं हो सकते। और हमारा अनुभव तो हमारे साथ रहेगा। कविता में जितना अनुभव हमारा होगा
तो वो हमें उसको पुष्टता प्रदान करेगा। कभी अनुभव से संपुष्ट कविता, कल्पना से संपृक्त कविता, वही एक सच्ची कविता होगी। तो कल्पना पक्ष को भी नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि भविष्य होता है। कल्पना में कहीं ना कहीं हमको संकेत करते हैं कि कल्पना में हम कोई बात सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं कुछ संदेश निहित है, कुछ है। अगला सवाल मेरा रहेगा, बड़ी कविता या छोटी कविता? देखिए, आज के समय में जो बात कहें हम, आपाधापी का जीवन बहुत ज्यादा चल रहा है। लोग छोटी कविता सुनना पसंद करते हैं, और छोटी ठीक भी है, इसलिए ठीक है अगर कम शब्द में बात कही जा रही है तो शब्दों का भी अपव्यय क्यों किया जाए। जैसे किसी चीज का हम अपव्यय नहीं करते, तो शब्दों का ही अपव्यय क्यों करें। विस्तार, अगर कम शब्दों में बात हो सकती है तो ज्यादा शब्दों को प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। वो ज्यादा प्रभाव उत्पादक भी होगी, प्रभावी भी होगी। तो उसी को हम प्रस्तुत करें, कहें, और जब आवश्यक है कि नहीं, अगर हमारी 4 पंक्ति में बात नहीं हो पाती है तब हम 8 पंक्ति में जाएं, 12 पंक्ति में जाएं। लेकिन अगर 4 पंक्ति में बात हमारी हो गई, पूरी बात हो गई, तो हमें विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बात इशारों में हो जाती है, बात इशारों में हो जाती है, अफसाने बन जाते हैं, और समझने में जमाने वालों को जमाने लग जाते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। अगला सवाल है, अगला मेरे 2 ऑप्शन है, लाइव परफॉर्मेंस या रिकॉर्डेड परफॉर्मेंस। एक आप किसको चुनेंगे? एक देखिए, लाइव तो नैसर्गिक होती है, लेकिन लाइव के लिए जो हमारा साक्षात्कार करता हो, या जो भी दोनों जो भी उसके पक्ष हो, लाइव टेलीकास्ट में, ब्रॉडकास्ट में जो भी उसके पक्षकार हों उस समय, वो बड़े परिपक्व होने चाहिए। इसलिए कि एक संदेश समाज में लाइव जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, तो समाज में हमारा वो मतलब परिमार्जित रूप में ही निकलना चाहिए। वहाँ नहीं है, आपको वहाँ कट नहीं है, तो मतलब ऐसा कोई बात ना हो जाए जो संदेश समाज के लिए उचित न हो, स्वीकार्य न हो, और उसमें तो आप एडिट कर सकते हैं। तो इसलिए उसमें हमें मर्यादित होने की बहुत आवश्यकता है, या मर्यादित हो, क्योंकि जरूरी नहीं सब कुछ एक विसंगति को सबको पूरे समाज में परोसा जाए। तमाम असंसदीय बातें होती हैं, तो स्वीकार्य नहीं होती है, तो उन्हें हमें अलग करना है। अगले 2 ऑप्शन है, कवि सम्मेलन या साहित्यिक संगोष्ठी। देखिए, मैं समझता हूँ दोनों में एक अंतर, ये मूल अंतर है। साहित्यिक संगोष्ठी में कई बार हम लोग साहित्यिक लोग ही बैठते जाता था, उनमें आपस की परिचर्चा होती है, इसकी अपनी एक उपादेयता है। और कवि सम्मेलन में जनता जनार्दन और तमाम लोग ऐसे भी होते हैं जो साहित्य से उतना सीधा सरोकार नहीं रखते हैं, तो उसकी एक अपनी एक अलग उपादेयता है। उसका स्थान साहित्यिक संगोष्ठी भी नहीं ले सकती है, और साहित्यिक संगोष्ठी का स्थान वो नहीं ले सकती है। आज कवि सम्मेलन का चलन ज्यादा है, साहित्यिक संगोष्ठियां थोड़ा कम बढ़ रही हैं, या देखा जाए गुणवत्तापूर्ण थोड़ी कम हो रही हैं। तो साहित्यिक संगोष्ठियां बढ़ाने की इस समय ज्यादा आवश्यकता है, मुझे लगता है। तो यहाँ पे हमारा ये रैपिड फायर जो है सेक्शन खत्म होता है। जाते जाते मैं आपसे आखिरी एक सवाल पूछना चाहूंगा, और ये आजकल के जो नए कवि हैं उनके लिए भी है, पर उसको मैं दूसरी तरीके से पूछता हूँ कि डॉक्टर विनय आशु जी जब 20 साल के थे, तो आज के डॉक्टर साहब उस 20 साल के बच्चे को क्या सलाह देना चाहेंगे, जो कि आज के कवियों, जो नए कवि हैं, उनके भी काम आएगी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी जो उनको कर्तव्य या दायित्व जो इस समय मिला है, अगर 20 वर्ष का बालक है यदि शिक्षारत है, तो पहले तो अपनी शिक्षा को गंभीरता से पूर्ण करे, क्योंकि वो किसी चीज से प्रभावित नहीं होनी चाहिए कि उसमें उसको कुप्रभाव पड़ जाए। अगर उसे कविता लिखने का शौक है, तो कविता का शौक उस पे उसकी जो मूल उसका जो विधा है वो उससे कुप्रभावित नहीं होनी चाहिए। तो उसी अपनी मूल विधा को पकड़ते हुए कविता को अगर लिखने का शौक है तो अवश्य लिखे, क्योंकि वो एक हॉबी का कार्य करेगी। ये हॉबी में तमाम मन बदलने का कार्यक्रम, मनोरंजन की आवश्यकता सबको ही होती है। कोई बैडमिंटन खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई लूडो खेलता है, कोई शतरंज खेलता है, तो सबके। तो वैसे ही कविता एक को हम उस तरीके से के रूप में ले कि अपनी पीड़ा को, समाज की पीड़ा को, तुलसीदास जी ने लिखा, कहूत एक दुख घटोई, काय कहो या जान न कोई। कहने से भी दुख की कमी होती है, तो जब हम अपनी बात को, अपनी पीड़ा को, आह को वहां व्यक्त कर देते हैं, तो वहां में बदल जाती है, तो हमें भी आनंद मिलता, हमें संतोष मिल जाता कि हमने अपनी बात को कह लिया, और सामने वाले को भी संतुष्टि मिलती है। तो यदि कविता लिखने की उसके अंदर सामर्थ्य है तो वो अवश्य कविता लिखे, लेकिन अपने मूल काम को क्षीण न होने दे। मूल जो उसका कार्य है, अगर अध्ययनरत है तो अध्ययनरत होता रहे, और यदि किसी व्यवसाय में लगा हुआ है तो व्यवसाय को निष्ठापूर्ण तरीके से संपादित करे, और जो शेष समय उसको मनोरंजन का समय हो या उसका अन्य कार्य करने का समय हो, तो उस समय वो कविता को लिखे।
और कविता को साधना के रूप में, पूजा के रूप में लिखे। जैसे पूजा, हमें पूरे दिन पूजा नहीं करनी, पूरे दिन पूजा करेंगे तो हमारा कर्तव्य काम कौन करेगा? बिल्कुल। पूजा का एक समय नियत होता है, वैसे ही कविता पूजा की तरह पूजा का अंग बनाए कविता को, और पूजा आराधना के तौर पर लिखे, तो मैं समझता हूँ कि वो उसके लिए, सबके लिए अच्छा होगा। डॉक्टर साहब आप आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, और आपकी दोनों जर्नी, वकालत और ये कवि के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कुछ हमारे दर्शकों के लिए अगर आप आखिरी में कुछ संदेश देना चाहें तो। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जो जिसको कर्तव्य मिला है, जो जिसको दायित्व मिला है, उसको निभाता जाए, और खुद हंसे और जग को हंसाता जाए। क्या बात। ये मैं कहना चाहूंगा। डॉक्टर साहब जाते जाते मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने सुनी है, मैं चाहता हूं मेरे दर्शक भी सुने। एक व्यंग की कविता जो है मैं आपके मुखार बिंदु से सुनना चाहता हूं, मैं और मेरे दर्शक। प्लीज। राहुल जी, मैं एक छोटी सी कविता सुना देता हूँ, आपने कहा है तो। मैंने कभी लिखा नहीं, आपने अभी कुछ देर संवाद में बात किया है कि स्वप्न में कभी आपने वार्तालाप के स्वप्न में कोई कविता, तो मेरा नारद जी से स्वप्न में संवाद है। कविता सुनिएगा कि जब से जमीन का माहौल कुछ ज्यादा बिगड़ गया है, जब से जमीन का माहौल कुछ ज्यादा बिगड़ गया, नारद जी से मेरा वार्तालाप होने लग गया है। जब से जमीन का माहौल कुछ ज्यादा बिगड़ गया है, नारद जी से मेरा वार्तालाप होने लग गया है। नारद जी हैं कि रात के 12 बजे भी नहीं हिचकिचाते हैं, जमीनी हकीकत जानने के लिए मुझे फोन मिलाते हैं। नारद जी हैं कि रात के 12 बजे भी नहीं हिचकिचाते हैं, जमीनी हकीकत जानने के लिए मुझे फोन मिलाते हैं। एक रात मैंने कहा जमीन पर उतर आओ। नारद जी बोले मुझे अपना असली पता बताओ। नारद जी बोले अपना असली पता बताओ। मैंने कहा असली से आपका क्या आशय, समझ में मेरी नहीं आया महाशय। नारद जी बोले पिछले हफ्ते में जमीन पर आया था, जगह जगह नक्कालों से सावधान लिखा पढ़कर बहुत चक्कर आया था, समझ में नहीं आया कौन असली है कौन नकली है। समझ में नहीं आया कौन असली कौन नकली है। नक्कालों का कब्जा गली गली है, असली तो चर्चा में नहीं आता है। असली तो चर्चा में नहीं आता है। इतनी ईमानदारी जरूर है कि एक नक्काल दूसरे नक्काल को भी नक्काल बताता है। इतनी ईमानदारी जरूर है कि एक नक्काल दूसरे नक्काल को भी नक्काल बताता है। अस्पताल, कचहरी, मोहल्ला, बाजार, हर जगह नक्काली की भरमार है। अस्पताल, कचहरी, मोहल्ला, बाजार, हर जगह नक्काली, अस्पताल, कचहरी, मोहल्ला, बाजार, हर जगह नक्काली की भरमार है। लेकिन नक्काली खबरों का बाजार गर्म, नेता नक्काली ज्यादा असरदार है। नेता नक्काली ज्यादा असरदार है। लोकनीति लुप्त है, लोकनीति लुप्त है, लोकनीति लुप्त है, राजनीति सुप्त है, भोग नीति चुस्त है, स्वार्थ नीति दुरुस्त है, भविष्य का पता गुप्त है, बातों के पता से मुक्त है। लोकनीति लुप्त है, राजनीति सुप्त है, भोग नीति चुस्त है, स्वार्थ नीति दुरुस्त है, भविष्य का पता गुप्त है, बातों के पता से मुक्त है। और चुटकुलों का चमत्कार है, चुटकुले बात कवि से ज्यादा कामगार है। एक एक चुटकुला 40 कवि बताता है, जिसे सुनकर असली कवि अपना सिर खुजलाता है। नारद जी की बातें सुनकर मैं भी अपना सिर सहलाने लगा। भविष्य का पता नहीं, वर्तमान तलाशने लगा। इतने में फोन यकायक कट गया, फिर नेटवर्क बिजी बतलाने लग गया, फिर नेटवर्क बिजी बतलाने लग गया, फिर नेटवर्क बिजी बतलाने लग गया। धन्यवाद। चलिए, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एक खास पेशकश बतकही में। डॉक्टर साहब आए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर जल्द ही लौटेंगे एक फिर महान शख्सियत के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें आप हमारे साथ। मैं फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।